ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल बना करके किसी पेड़ से उगती है क्या मोटरसाइकिल? नहीं उगती। मानव ने बनाई, और जब मानव ने मोटरसाइकिल बनाई तो मोटरसाइकिल से क्या निकलती है? विषैली गैसें। हाँ या ना? निकलती है। अब हुआ क्या, मजे की बात समझो, जो प्रदूषण होता है वो दो प्रकार का होता है, मैंने कल बताया था। पहला बताओ भाई बाजार। पहला होता कोई अपने माइक सर की गाड़ी। हाँ ये देखो, अब मजा आएगा। अब तुम्हें ये पता आएगा कि कई बार मोटरसाइकिल चलाते पे आंखों में जलन जो होती है वो क्यों होती है, अब समझ में आएगी। कलीम ध्यान देना प्रियंका। सबसे पहली बात तो ये है, एग्जांपल में दिए दे रहा हूं कि मोटरसाइकिल से निकलने वाली विषैली गैसें कौन सी होती हैं? NO, CO, CO2, SOx। ये जो गैसें होती हैं इसमें समझना, पहली गैस है CO, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक लड्डू हो यानी C के बाद खाली हो तो इसका मतलब मोनो, मोनो मतलब सिंगल, और जब दो लड्डू हो तो CO2, डाई ऑक्साइड, डाई मतलब द्वि। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये गैसें आपके वाहन से निकलती हैं। कैसे? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब समझना मजे की बात, जब बाजार आप चाय बनाते हो तो दूध डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, आ जाओ, जब तक आप उसको स्टोव पे बर्न नहीं करोगे क्या चाय बनेगी? बताओ नहीं बनेगी ना। अब समझना, बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। ये जितनी भी गैसें आ जाए, जितनी भी ये गैसें आपकी मोटरसाइकिल से निकली, ठीक, बैठ जा, लोग नहीं आए तो उनका रिवीजन करा रहा हूँ, आपका रिव्यू तो पढ़ा रहा था। और आने दो बच्चों, और भी आ रहे हैं बच्चे, हमारे साथ वाले ग्रुप नहीं है। अच्छा हाँ सुनो, मगरी में ग्रुप दूसरे हैं, अब धर्म बदल गया तुम्हारा। अब समझिए, आपकी बाइक से ही निकली विषैली गैसें। अब मजेदार चीज आएगी, इंटरेस्टिंग। बाइक से बजाहत को पता नहीं था, बजाहत ने बाइक स्टार्ट करी, बजाहत की बाइक से पीछे से सफेद धुआं निकला। बजाहत ने बोला जरा सा धुआं निकला है, ये क्या प्रदूषण करेगा? लेकिन भाई असली खेल तो अब शुरू होता है। मान के चलो बजाहत की बाइक से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब समझना, सूर्य का प्रकाश इस गैस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपकी मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलता है वो वातावरण में जाके मिक्स हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश मोटरसाइकिल के उस प्रदूषण पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब कोई भी गैस होती है उसको उबालोगे तो उबालने से बाष्पीकरण होता है, जिसके कारण गैस अलग अलग होती है, फैलती है। कोई भी चीज उबालोगे तो वो फैलेगी, इवेपोरेट होगी। अब समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो कार्बन है ये तो चला जाता है यहाँ पेड़ के पास, चला गया, लेकिन ये O का क्या होता है? ये ऑक्साइड का। तो कमाल की बात ये है कि हमारी पृथ्वी पे एक ऑक्सीजन होती है, पता है ना, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं पेड़ों से, इसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। जब इस O2 में विषैली गैस जो मोटरसाइकिल से निकली है सूर्य के प्रभाव में अलग अलग हो जाती है, तो कार्बन चला जाता है पेड़ के पास, लेकिन ये जुड़ के मिल जाती है इसमें और ये बना देती है O3, जिसे कहते हैं ओजोन। ये वो ओजोन नहीं है जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर या समताप या क्षोभ मंडल के बीच, ये वो ओजोन नहीं है, सतह पर, जमीन पर ओजोन। अगर आपको इसे फील करना है, आपको इसे फील करना है तो आप किसी फैक्ट्री के पास जाइए, फैक्ट्री में थोड़ी देर घूमिए, आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी। हो जाएगी, वो क्यों होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि ये ओजोन जो गैस होती है, चश्मा लगा, ये बात समझ में? तो सर अब मजे की बात और समझिए, आपकी मोटरसाइकिल से ये भी निकल रही है और ये भी निकल रही है, यानी मोटरसाइकिल से हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल रही है, सल्फर ऑक्साइड भी निकल रही है। कोई दिक्कत? अब अम्लीय वर्षा से जोड़ते मजा आएगा। एक मोटरसाइकिल कैसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कराती है, देखना। अब ये NO है, ये आया, ये जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या सूर्य के प्रकाश की वजह से ये बच जाएगा? सर नहीं बचेगा, ये भी प्रभावित हो जाएगा। अब आप सभी ने एक बड़ा प्यारी चीज पढ़ी होगी, ये इसे कहते हैं जल चक्र। किसी ने पढ़ा है जल चक्र की नहीं? क्या होता है जल चक्र? बाजार पहले भाप बनती है, भाप उसमें आती है, तो पानी बरसता है, फिर बरसता है, फिर यही होता है। इतना लंबा नहीं, एक कम शब्दों में बताइए क्या होता है जल चक्र? पानी का बरसना। पानी का बरसना? पानी का सिर्फ बरसना? क्या होता है? हुई थी, हाँ, पहले पानी बाष्पीकृत होता है, उसके बाद संघनन होता है, फिर बारिश के थ्रू
हाँ कोई बात नहीं। कभी आपने ये सोचा है कि पानी जो है वो बरसता है उसके बाद वापस से नदियों में, झीलों में, तालाब में कैसे आ जाता है? तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसे जल चक्र कहते हैं। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, समझना। जल का मतलब ये होता है कि किसी एक जगह पे पानी भरा हुआ है, उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ऊपर तापमान कैसा होता है? ठंडा। जब ठंडा तापमान होता है तो वो वापस से किसमें हो जाता है? संघनन, कंडेंसेशन, बादल बनाता है। और वो बादल चलते 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 कहीं जाते हैं और बरस जाते हैं। कहाँ बरसते हैं? जमीन पे। और जमीन से पानी बहता हुआ वापस किसमें आता है? नदी में। समझ गए? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब मजे की बात समझना, नदी से सूर्य के प्रकाश की वजह से बाष्पीकृत होके पानी जो है वो भाप बन के ऊपर गया, बादल बनने ही वाला था। उससे पहले प्रदीप जी की मोटरसाइकिल का कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड पानी के भाप बनते समय जाकर के मिल गया। और जब जाके मिल गया तो कमाल की बात ये हो जाती है, अगला डायग्राम देखना। नहीं दिखाया सिर्फ को अभी दिखाते हैं। स्लाइड ही गया। ये देखो, अब ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल से धुआं निकला, इस धुएं से ये गैसें निकलती हैं, SO2NO2, जल्दी आ जाओ, SO2NO2 निकलती। अब ध्यान देना, मोटरसाइकिल से ये निकला हुआ जो धुआं है वो इसमें सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, तो ये धुआं अलग अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग, ऑक्साइड अलग। तो जो ऑक्साइड होता है वो तो जाके ओजोन बनाएगा। अब इधर क्या चेंज चल रही है कि इधर बादल बन रहे हैं। कैसे बादल बन रहे हैं? नदी का पानी बाष्पीकृत होकर भाप बन के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके बादल बना रहा है। तो बजाहत मोटरसाइकिल से निकला हुआ धुआं अगर बादल बनने की प्रक्रिया के साथ जाके जुड़ जाएगा तो जो शुद्ध पानी बादल में पहुंचता हुआ शुद्ध हो जाएगा कि नहीं? तो जो मोटरसाइकिल की विषैली गैस है साफ पानी बनने की प्रक्रिया में जाके घुस जाए और जुड़ जाए, और वापस से जब बरसात होगी तो उस बरसात में क्या गिरेगा? वही हानिकारक विषैली गैसें बारिश के पानी के साथ जमीन पे गिरेंगी, उसे ही कहते हैं अम्लीय वर्षा। बात समझे? कि आपकी मोटरसाइकिल, आपकी फैक्ट्री या कितनी भी प्रकार की जो गैसें हैं ये जल चक्र के साथ जब मिक्स हो जाती हैं, और जल का फॉर्मूला है H2O। H2O मतलब पानी, और ये गैस जो जहरीली होती है मान के चलो SO2, जब ये रिएक्ट करती है तो बन जाता है H2SO4, क्योंकि H2 पानी का है और सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैस। ऐसे ही दूसरी गैस जब H2O के साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती है तो बन जाता है HNO3। ये दो विषैली गैसें ही जिम्मेदार हैं अम्लीय वर्षा। ये थोड़ी सी बात आई समझ? अभी और बच्चे भी आ जाएंगे तो डिस्कशन बढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है कि कितने लोग जानते हैं पीएच स्केल क्या है? क्या कोई बता सकता है पीएच स्केल क्या है? हाँ, पीएच स्केल किसी ने एक्सपेरिमेंट करा है? हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन वो है क्या? बेसिकली वो क्या चीज बताता है कि कौन सी चीज एसिडिक है, बेसिक है, क्षारीय? हाँ, जब बंबई में 1974 में पहली बार अम्लीय वर्षा हुई तो कोई जानता ही नहीं था। उसका नाम लोगों ने रखना शुरू कर दिया खूनी वर्षा, खूनी वर्षा, क्योंकि जब वो नीचे गिरी तो उसकी बूंदें लाल रंग की थी, ब्लड की तरह। अब सब चौंक गए, बोले यार आसमान से क्या खून गिर रहा है? तो उसकी जांच करने के लिए एक पैमाना निकाला, ये पीएच स्केल। ये आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, बजा ध्यान देना। पीएच स्केल का मतलब होता है 1 से 10 तक का स्केल। इसमें H+ आयंस की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब चीज ज्यादा एसिडिक हो रही है, और OH चलो ध्यान ना दो, तो जानवर है जैव विविधता नहीं, तुम सामने देखो। H+ आयंस की संख्या बढ़ती है तो चीज एसिडिक हो जाती है। OH नेगेटिव की संख्या अगर बढ़ती है तो वो चीज बेसिक की तरफ चली जाती है। बात आई समझ? इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं जाना, मैं आपको आसान कर दे रहा हूँ। कितने लोग बैठे जिन्होंने सिरका देखा है? सिरका बनते हुए देखा है? बनते हुए देखा? बाजार देखा बनते हुए? कैसा? बोतल में अगर सिरका बनते हुए देख लोगे ना तो सिरका कभी खाओगे नहीं,
सिरका एक, आपको ये तो पता होगा कि सिरका बनता किन चीजों का है? गन्ने का, इसका गन्ने का जामुन का सिरका बनाया जाता है, सिरका फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेशन सड़ाया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे गन्ने का रस निकाला, उसमें आपने क्या करा कि एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करा दिया, उसे बड़े से कंटेनर में हवा भी ना जा पाए, इतना टाइट करके टांगा, उसमें सुड़ी, जिसे बैक्टीरिया को गांव में शुद्ध भाषा में सुड़ी कह देते हैं, इतनी मोटी लेयर पड़ जाती है। और फिर जब कई दिन तक वो बंधा रहता है, उसके बाद उसको खोलते हैं और वो लेयर हटाते हैं, तब सिरका निकालते हैं। कई बार ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खुद उसमें घुल जाते हैं, तो उसमें ऐसी क्या शक्ति आ जाती है, तो भैया वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, उसमें H+ आयन बन जाते हैं, और उसमें इतनी पावर होती है कि तुम्हें सिक्का लेना जो बिल्कुल काला हो और सिरके में डाल के छोड़ देना कुछ घंटे, तुम्हारा सिक्का एकदम चमक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ताकत होती है H+ आयंस। ये H+ आयंस अगर तुम्हारे बर्तन धोने वाले साबुन में जोड़ दिए जाए तो फिर देखो बर्तन क्या मस्त चमके, है ना। तो ये चीजें जो इस प्रकार की होती है, जौहरी की दुकान पे जाते हो, तांबे का बर्तन धोने के लिए पाउडर दे देता है, वो भी एसिडिक होता है। ये भी छोड़ दो, आपके पेट में आप कोई ऐसी चीज खा लेते हो जिससे गैस बनने लगती है कई बार, तो वो भी एसिडिक होती है। तो अब ऐसी चीज का इंट्रोडक्शन या ऐसे विषैले पदार्थ, ऐसे केमिकल जब बारिश के पानी में या वर्षा की जो वर्षा होने वाली है उससे पहले, बादल बनने से पहले जाकर मिक्स हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो वही तो बरसेंगे ना, कि नहीं बरसेंगे? बताओ, आ जाओ। बात आई समझ में? एसिड रेन का पीएच कितना होता है? ये लो, एसिड रेन का पीएच होता है 5.6। कोई दिक्कत? ये बात आई, ये ध्यान रखना, ये आ चुका है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अम्लीय वर्षा तो आप समझ गए कि सर मोटरसाइकिल में जो धुआं निकला सूर्य के प्रकाश में अलग हुआ और जाके जल चक्र से मिल गया, तो अम्लीय वर्षा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है जमीन पर, इंसान पर, जानवर पर, समुद्र पर? क्या प्रभाव? कैंसर का पड़ता है, सब पे कैंसर, शेर को भी कैंसर, ह्यूमन में जो स्किन कैंसर होता है, गुड। मच्छियां मर जाती हैं। मछलियां कैसे मर जाती हैं? जहर, उत्तर ठीक है, जहर कैसे? पानी में गिरेगा जहर बनेगा, पानी में गिरेगा जहर बनेगा? नहीं, ये सामान्य जानकारी है। यूपीएससी के बच्चे को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसे अच्छे लेवल पे लेगा। हाँ बताओ, नहीं पता? और कोई ट्राई करना चाहे? आपको मैंने एक चीज पढ़वाई थी, प्रबाल भित्ति, याद है? वो भी छोड़ो, आपको ये पता है कि खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले और लास्ट में अपघटनकर्ता होते हैं जो खाने को मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये जो अपघटनकर्ता होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं काफी पहले, ये अपघटनकर्ता जो है, अपघटनकर्ता आपकी नजरों के कुछ तो सामने होते हैं। सामने कैसे? जैसे पेड़ से पत्ती गिरी तो आप देखोगे कीड़ा उसको खा रहा है, वो उस पत्ती को मिट्टी में मिला रहा है। ये बात क्लियर हुई? अब जो इस तरीके के जीव होते हैं, इन्हें पसंद होता है बेसिक पीएच स्केल पे कैसा पसंद होता है? बेसिक। वापस आए, अपघटनकर्ताओं को तापमान चाहिए होता है जो कि होता है बेसिक का मतलब आप सीधी बात समझो कि इन्हें क्षारीय तापमान चाहिए होता है, समझ गए? अम्लीय नहीं, क्षारीय। अब अगर अम्लीय वर्षा गिरती है तो जो मिट्टी में मिलाने वाले जीव हैं, जब इनके ऊपर वो वर्षा गिरती है तो इन्हें बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, इनकी संख्या खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी सोचो, अगर अपघटनकर्ता मर जाए तो जो लाश होती है, अगर कोई दफन कर दे तो वो लाश को मिट्टी में नहीं मिला सकते। आज उन्होंने, अगर कोई पत्ती पेड़ की टूट जाए तो वो मिट्टी में नहीं मिलेगी, अगर कोई इंसान या मानव का वेस्ट बाहर निकल जाए तो वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं अपघटनकर्ता। लेकिन अगर अम्लीय वर्षा हो गई तो अपघटनकर्ताओं की मौत आना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर अपघटनकर्ता, तुम लोग टाइम से नहीं आते, फैक्ट्री बंद कर दूंगा। अगर अपघटनकर्ता इस पृथ्वी से साफ हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो चीज मिट्टी में मिलेगी नहीं तो वापस से पैदा कैसे होगी? जब तक नाइट्रोजन को मिट्टी में पर्यावरण से नहीं मिला देंगे तो नाइट्रोजन चक्र पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है डिकम्पोजर्स पे। ये बात आई समझ? जिस भी जमीन पर अम्लीय वर्षा होगी उस जमीन की उर्वरकता, फर्टिलाइजेशन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर किसी खेत पर 3 से 4 बार एक माह में अम्लीय वर्षा करा दो तो वो खेती के लिहाज से नहीं रह जाएगा, वहां खेती करने लायक स्थिति नहीं बचेगी। आ जाओ, अम्लीय वर्षा चल। ये बात आई समझ? और कोई प्रभाव हो सकता है अम्लीय वर्षा का? मानव पे इन्होंने बता दिया, मानव पे अम्लीय वर्षा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मानव पे? स्किन कैंसर। चलो,
पहली अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? भारत में नहीं, विदेश में। यानी विदेश का मतलब कि पूरे मैप पे, ग्लोब पे कहाँ हुई थी पहली एसिड रेन? कहाँ हुई? ऐसे थोड़ी आप आंसर दे सकते हो, जगह का नाम बताओ। अमेरिका हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है। सबसे पहली अम्लीय वर्षा हुई थी स्वीडन में, नॉर्वे में, स्वीडन। अब एक नाम बताओ जो मैं हमेशा लेता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग एक लड़की थी, जी हाँ, पर्यावरण एक्सपर्ट, जो की रहने वाली स्वीडन की थी। उसने जब अम्लीय वर्षा और ये सब घटनाएं पढ़ी तो वो घबरा गई, तो उसने मुद्दा उठाया कि हमारे लिए क्या। बोली पापा तुम तो चले जाओगे, जमीन छोड़ जाओगे, गाड़ी छोड़ जाओगे, पैसा छोड़ जाओगे, लेकिन मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो मैं करूंगी क्या। तो उसने मुद्दा उठाया था कि मुझे चाहिए ऑक्सीजन और पर्यावरण। तो वो स्वीडन की संसद के सामने जाकर के उसने कर दी हड़ताल। छोटी सी 14 साल की बच्ची बोर्ड लेके बैठ गई कि पर्यावरण। अब वहां पे अंग्रेजी अफसर हमारे उत्तर प्रदेश की तरह तो है नहीं, अरे पहले तुम कंप्लेंट करो, 20 दिन बाद सुनवाई होगी। वहां तुरंत मामला सत्ते में आ गया, प्रेस मीडिया रिपोर्ट आ गया, आज अपन प्रेस मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई। प्रेस मीडिया ने उस लड़की को रातों रात सुपर हीरो बना दिया कि 14 साल में इतनी जागरूक बच्ची है जो ये सारे अभियान पे ध्यान देगी। बात आई समझ कि नहीं? तो ग्रेटा थनबर्ग का नाम मत भूलना। अब जो लोग वापस आए अभी अभी आए, मैं एक बार लास्ट टाइम तुम्हारे लिए दिखा दे रहा हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ कि मोटरसाइकिल से विषैली गैसें निकलती हैं, फैक्ट्री से विषैली गैसें निकलती हैं, ये जाती कहाँ? तो सर ये कहीं नहीं जाती, पर्यावरण में घूमती है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गैसें सूर्य के प्रकाश से शुद्ध हिंदी में समझो उबलती है, और कोई भी चीज पे जब तुम प्रकाश डालोगे यानी हीट डालोगे तो वो अलग अलग होगी कि नहीं होगी? बाष्पीकरण होगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर विषैली गैस है तो वो टूटने के बाद आसपास की चीजों से जाके रिएक्ट करती है, मिलती है। अब जो गैस है, अब वो कहीं तो जल चक्र चल रहा है। जल चक्र का मतलब बादल बनने की प्रक्रिया। बादल बनने की प्रक्रिया पढ़ा चुका हूँ कि कहीं समुद्र या नदी है, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ? बाष्पीकरण हुआ। यानी कि आपने देखा होगा कैसे बूंदे स्टीम बनके, भाप बनके ऊपर जाती हैं। ऊपर तापमान कैसा होता है सर? ठंडा। ठंडे तापमान में वो बूंदें ठंडी पड़ती हैं, उन्हें बूंद का आकार मिलता है, वो बादल बनाती है। बादल बनाने के बाद बादल चलता रहता है, पहाड़ से टकराता है या आपस में टकराता है। चलो लोग फ्लो खराब कर देते हैं। बैठ अगले साल से पहली बार तो पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ, लेकिन अगर मैं तरीके में कहीं पढ़ाया तो 9 का मतलब 9, वरना फिर मैं बैच खत्म कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा बीच में। मैं जो चीजें डिलीवर कर रहा हूँ बहुत कॉस्टली है, ये 2000 ग्राम डिजर्व नहीं करती है, थोड़ा डिसिप्लिन बना दो, ठीक है? आ जाएगा टाइम से मैं बताया करूँ। हाँ थोड़ा जो गवर्नमेंट डिग्री वाली, अरे वो सब फालतू पढ़ते हैं, वो देखो सर मैं 2000 का 1600 नहीं कर पाता हूँ, तो देखो सामने देखो उधर बोर्ड से। हाँ सर, दूसरी बात ये है कि सीधी बात ये है भाई, एसिड रेन का मतलब आप समझ गए। अब जब बादल बन रहे हैं तो बादल बनने के साथ में ऐसी कोई गैस रिएक्ट करेगी, तो बादल बनने के साथ साथ वो भी बारिश में मिक्स होकर आएगी, उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो आज हमने अम्लीय वर्षा जब पढ़ी, अम्लीय वर्षा के प्रभाव याद रखना। सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता का मतलब यही है कि जो मिट्टी में मिला देते हैं। ये बात आई समझ? 50 स्लाइडें मिल जाएंगी, फोटो मिल जाएंगे, मैं स्लाइड तो नहीं दूंगा लेकिन फोटो दे दूंगा, ठीक है? पीएच स्केल पे डिस्कशन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक समस्या बताता हूं, चलो बताओ कितने लोग आगरा का ताजमहल देख के आ चुके हैं? कितने लोग इससे रिलेटेड है? मैं तुम्हें अम्लीय वर्षा का एक सबसे बड़ा प्रकोप बताता हूं, सबसे बड़ा प्रकोप। वही तो बच्चे होंगे ऐसे। अब सर फरवरी माह में शाहजहां की चीजें पूछोगे तो फिर तो बच्चे कैसे बता पाएंगे? उसे प्यार की निशानी कहा जाता है ना, यही तो कहा जाता है। कितने साल में बना था ताजमहल? 22 वर्ष है ना। अब वो उनके क्या कहते हैं, शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज जो है वो मर गई थी, यही तो कहानी। और मुमताज की उससे पहले शादी किसी और से हो रखी थी शाहजहां से, उससे भी वो जीत के लाए थे। तो जीत के लाने के बाद में यही उनका काम था दिन भर की, बस ठीक है कि आगे जाके जनरेशन अपनी बढ़ानी है। अगर आपने आज से ताजमहल 20 साल पहले देखा होता सन 2000 में, तो ताजमहल आपको चांदनी रात में एकदम ब्राइट चमकता हुआ दिखता। अब भी तुम जाओगे तो तुम्हें एचडी क्वालिटी में नहीं दिखेगा, अब वो दिखेगा हल्का हल्का पीला। और ताजमहल किसका बना है? तो ताजमहल बना है संगमरमर। तो आम भाषा कहते हैं, जिन्हें ज्योग्राफी पढ़ी है वो कहते हैं कायांतरित पत्थर, मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरीके के पत्थर होते हैं ना, तो भैया वो बना है मेटामॉर्फिक रॉक का, जिसका एक आकार है संगमरमर। वो गाना सुना होगा ना तुमने, सुनो ना संगमरमर
सीधे दीवार है, कुछ भी नहीं है दिन तुम्हारा। 14 तारीख के लिए टिप्स जाएगी। अब वापस आ जाओ, आप अगर ताजमहल देखने जाएंगे, बड़ा कमाल की बात बताता हूँ, ताजमहल को आप देखेंगे तो उसको अब पीलापन आ गया। ये पीलापन आने के पीछे 2 वजह थी। हाँ, मथुरा रिफाइनरी। अच्छा, और ताजमहल में मथुरा ऑयल रिफाइनरी लग रही है आगरा में। हाँ, यमुना। उसके 2 कारण थे। सबसे पहला, वहां पर बैलपुलू जैसे तेल के ब्रांड के आसपास फैक्ट्रियां थी। अब होता क्या है कि इस फैक्ट्री की चिमनी से निकलती है विषैली गैस। ये विषैली गैसें जाके बादल बनने की प्रक्रिया में घुस जाती हैं। तो बादल बन के जो बारिश, अब अगर तुमने खाली पानी उबलने रखा है तो भाप बनेगी खाली पानी की। अब उसी में तुमने रुआवजा मिलाया है तो सुगंधित रुआवजा का भाप उठेगा। तो ऐसी जो वर्षा होती है ताजमहल के ऊपर, वो अम्लीय वर्षा होती है। इस वजह से हो गया लाइमस्टोन कैंसर, नई चीज। इससे हो गया संगमरमर को कैंसर। और जब संगमरमर को कैंसर हो गया तो भाई साइंटिस्टों ने स्टडी की तो पता चला कि ताजमहल पीला इसलिए पड़ रहा है, एक तो रिफाइनरी से निकलने वाला धुआं, ऊपर से बढ़ता प्रदूषण। तो ये नियम और ये संकेत दे दिए गए कि इसके आसपास 15-20 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा ना हमेशा से कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन देता है पैसा। अब बिजनेसमैन सरकार के अगेंस्ट कर लाया एक महंगा वकील, लॉयर सुप्रीम कोर्ट का। उसने कह दिया जब ये एनओसी मिली, इतने साल के लिए मिली, और हमारे यहाँ से जो निकल रहे हैं हार्मफुल, इसका रिएक्शन बहुत लंबे समय के बाद है, तो अभी टेम्पररी रूप से फैक्ट्रियों को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन वो फैक्ट्रियां हटाई नहीं गई। समझ रहे हो बात? और वो फैक्ट्रियां हटेंगी भी नहीं, मुझे तो यही विश्वास है। रोक लगा दी। चलो आपको एक और चीज कमाल की बताता हूं, अब आप समझिए। भारत में जो मिट्टी है, भारत में ज्यादातर ये जो मिट्टी है यहाँ पर अपने यहाँ फसल क्यों अच्छी, वो बता सकता है? या भारत की मिट्टी का पीएच कितना रहता है? ज्योग्राफी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। अगर बात करें तो भारत की मृदा संस्था ने 8 प्रकार की मिट्टी मांगी है, तो पता होगा, लाल मिट्टी और ये सब तरीके, लाल, काली, एलुवियल, लेटराइट, इंग्लिश वालों। मुझे ये आपको बताना था कि भारत की जो मिट्टी है ज्यादातर 7, 8, 9 इतना पीएच मेंटेन करता है। लेकिन अगर 7, 8, 9 की जगह अम्लीय वर्षा गिरती है तो ये पीएच के स्तर को खराब कर देती है। तो भारत के लिए सबसे ज्यादा नुकसान इसी का है। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर अगर अम्लीय वर्षा हुई, तो अम्लीय वर्षा होने की वजह से उर्वरकता लॉस्ट हो जाएगी। और उर्वरकता लॉस्ट नहीं होगी, सबसे बड़ी चीज होती है कि मिट्टी में पाए जाते हैं खनिज, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण उड़ जाएंगे। ये बात आई समझ? ये बात आई। पीलीभीत की जो शुगर फैक्ट्री है, इस शुगर फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली गैसें भी एसिड रेन कर सकती हैं, ये ध्यान रखना। और आपको एक मजे की बात बताऊं, पीलीभीत में अम्लीय वर्षा रोज होती है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। कितने लोग सहमत हैं? अगर मैं कहूं पीलीभीत में अम्लीय वर्षा, भावना क्या हुआ? वो सोच रही हो? कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल, पीलीभीत में अम्लीय वर्षा रोज होती है, मैं सहमत हूं। कितने लोग मानते हैं कि नहीं होती? और कितने लोग कह रहे हैं होती, हमें दिखती नहीं? आ जाओ। और भी कोई आ रहा है? रहेंगे स्टेशन। नहीं, ये फालतू सब चीजें नहीं, काम की चीजें आप बताओगे नहीं तो फायदा क्या? बताओ, पीलीभीत में मैं कह रहा हूँ, तो मैं डेली अम्लीय वर्षा में फील करा सकता हूँ। डेली अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा वही नहीं है जो तुमने सुना है कि लाल रंग की बूंदें गिर रही है, और पीलीभीत में डेली अम्लीय वर्षा है। बताऊं कैसे? एक दिन हुआ ये कि भाई आलोक अपने घर की छत पे खड़े हुए। आलोक ने थोड़ी देर बाद ये देखा कि छत पे खड़े खड़े इनकी छत पे हल्की काली काली परत आ जाती है। इन्होंने झाड़ू लेकर के जब साफ करने का प्रयास करा तो सिर्फ धूल के साथ में काले काले छोटे कण भी थे। तो इन्होंने अपनी घर की छत से ऐसे झांका तो इन्होंने कहा, अरे ये शुगर फैक्ट्री। बेटा, अम्लीय वर्षा 2 तरीके की होती है, एक गीली और एक सूखी, एक वेट एक ड्राई। ड्राई अम्लीय वर्षा हर शहर में जहां उद्योग होता है देखने को मिलती है। ये कण सूख के हवा में उड़ के आ जाते हैं। अब ये और ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये जमीन पे आएगी, उर्वरकता जाएगी, तुम्हारे घर पे गिरेंगे, तुम्हारे ऊपर गिरेंगे, जीव जंतु पे गिरेंगे। तो अम्लीय वर्षा सिर्फ लिक्विड वाली तुमको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ड्राई वाली अम्लीय वर्षा पीलीभीत में भी होती रहती है।
हाँ, लेकिन मजबूरी इस बात की, फैक्ट्री के आसपास का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी तो हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी पड़ी हो गया 2 से 3 दिसंबर 1984, उसमें यही हुआ था कि भोपाल गैस जो पूरी बनी हुई थी, कौन आ जाओ बस अपने यहाँ किसी फ्लो टूट जाता है, कंटेंट बनाना पड़ता है बहुत। फिलहाल अब आ जाओ दूसरी चीज पे, भोपाल गैस ट्रेजेडी। हाँ भैया, अम्लीय वर्षा से एक ही लाभ है, तुम अपने रिश्तेदार को घर दिलवा दो जहाँ पे फैक्ट्री हो, वो जल्दी मर जाएगा। यही लाभ है, और क्या लाभ है भाई? कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होता है। अब समझना मजे की बात आज बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य लाया, तुम्हें मजा आएगा। बस ये कि फ्लो मेंटेन रहे, अब कोई बच्चा ना आए, डिस्टर्ब ना करे। अब आने देने को बंद करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में डबल नुकसान हुआ था। कैसे? जो इन्होंने हवा की बात कही, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, और यूनियन कार्बाइड किसकी फैक्ट्री थी? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में प्रयोग होता था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। साइनाइड का मतलब सीधा जहर होता है। ये पता होगा कि साइनाइड की गोली आतंकवादी मुंह के नीचे दबाते हैं और जय श्री राम बोल के मर जाते हैं, है ना? मरते समय तो ऊपर ही विलीन हो गए, किसी भी, चाहे अल्लाह का नाम लो चाहे ऊपर वाले का नाम लो। तो हुआ ये कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो किसी तरीके से भोपाल एजेंसी जो कंपनी थी वहां पर, वो शहर से थोड़ी दूर थी, वहां से रात में लीक हो गई। ये घटना है 2 दिसंबर की, और रात में लीक हुई तो 2 और 3 दिसंबर बोला जाता है। अब ये लीक होने के बाद हो सकता है शहर से दूर थी तो लोग नहीं मरते, लेकिन समस्या ये आ गई कि उस दिन हवा भी चल रही थी शहर की तरफ। अब जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी ये भोपाल की तरफ गई, और जो लोग रात में सोए थे वो सोई रह गए, सुबह उठे नहीं। सबसे बड़ी समस्या है। मिथाइल आइसोसाइनाइड समझ गए? तो भैया भोपाल गैस ट्रेजेडी का ये भी कारण था। चलो फिर आगे बढ़ो। अम्लीय वर्षा हो गया, लो अम्लीय वर्षा के नुकसान सुनो। सबसे पहला नुकसान बिल्कुल ताजा है। अम्लीय वर्षा मैं बता चुका हूं कैसे होती है, H2SO4 HNO3। अब मैं बात रिपीट कर दूंगा लेक्चर के लास्ट के 15 मिनट में। अब इसके नुकसान देख लीजिए। अम्लीय वर्षा का सबसे सीधा नुकसान है कि तुमने अपने पड़ोसी के गिलास में उसे साइनाइड जहर मिला के दे दिया, तो पड़ोसी जिंदा रहेगा क्या? जल पी के। तो ऐसे ही भैया मछलियों के जल तंत्र में मानव की फैक्ट्री से विषैली गैसें बादल बनने के लिए हैं, और बरस के जब तालाब या समुद्र में जाती हैं तो वहां की मछलियां मर जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि शहर का जितना कूड़ा कचरा विषैली गैसें हैं वो यहाँ पर यही नौकमा से पहले जो तालाब बना हुआ है डिग्री कॉलेज चौराहे, जहाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है, वहीं पर जो है, वहीं जो तालाब बना हुआ है उसी तालाब में जहरीली गैसें जाती हैं पाइप से, और जब वो मछलियां कंज्यूम कर लेंगी तो मछलियों को क्या होगा? मछलियां मर जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है वाटर पॉल्यूशन। और भी छोड़ो, तुम भी तो जल पीते हो, वो जल कहीं से तो आ रहा होगा। पहाड़ पे तो लोग इतना मानते हैं साफ जल को कि सीधे बहता हुआ स्ट्रीम से जल आता है, हाथ लगाया पी लिया, होता है ना पहाड़ पे। तो अगर उसमें अम्लीय वर्षा मिल जाएगी तो क्या जल उतना पवित्र रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरा कारण है ओशियन एसिडिफिकेशन, यानी जितने भी महासागर हैं उनमें जो एसिड है वो मिलता जा रहा। इसके कारण प्रवाल भित्ति जो जल के अंदर रहती है वो कभी भी पोल्यूटेड पानी में नहीं रहेगी। जब पानी प्रदूषित हो जाएगा तो भैया मैंने आपको बताया था प्रवाल भित्ति का जो जीव होता है कोरल पॉलिप वो भाग जाएगा। अब वो भाग जाता है तो इसकी वजह से देखने को मिलती है कोरल ब्लीचिंग की समस्या। ये बात है, क्योंकि ये मेंस के आंसर बनाने के सारे पॉइंट है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा है एक्वेटिक लाइफ। सर जल तंत्र प्रभावित हो जाएगा। कैसे? अम्लीय वर्षा जल के ऊपर गिरी, पौधा प्लवक जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं खाना बना पाएंगे? क्योंकि अगर ये सूखी अवस्था में गिरेगी तो पत्तियों को ढक लेगी। अगर पत्तियों के ऊपर आप कोई भी ऐसी चीज डाल दोगे जिससे वो ढक जाए तो वो सूर्य के प्रकाश से खाना बना पाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो इस वजह से एक्वेटिक लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। चौथी चीज है सॉइल, मिट्टी के बारे में बता चुका हूँ। भारत की मिट्टी कितना पीएच है? 6, 7, 8 मैक्सिमम 9। अगर उससे ज्यादा अम्लीय चीज गिरेगी धरातल पे तो धरातल नष्ट हो जाएगा। अगला ये भी बता दिया कि अपघटनकर्ता की मृत्यु शुरू हो जाएगी और अपघटनकर्ता नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अगला मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है इमारत। इमारत में ताजमहल पढ़ लिया। इसी के कारण ये भी छोड़ो,
क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना है किसी ने? अरे व्हाइट हाउस सुने हो? व्हाइट सर हाउस सुने हैं, वो आपने जब पिछली बार पढ़ाया था तो उसके 15 दिन बाद चली गई। हाँ 15 दिन बाद। वैसे तो 2 दिन की बात। नहीं वैसे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 8 सितंबर 2023। तभी तो गई है ना क्वीन एलिजाबेथ। यहाँ आपने 28 आप ही मार दिए। मैंने नहीं मार दिया। चले जाए। अब मॉन्यूमेंट थे उनके बारे में डिस्कशन करा था और हम कह रहे थे मारे नहीं मर रही 96 साल की हो गई तब चली गई। ये बात तो उधर वाली क्लास में था। चलो इस बार प्रजातंत्र मर रहा है। देखो तो मॉन्यूमेंट, हाँ मॉन्यूमेंट का मतलब होता है इमारतें। तो जो इमारतें हैं उनकी क्या हाल होता है कि इमारतों का रंग उड़ जाता है। अगर इमारतें किसकी बनी है? मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित पत्थर की, और जिसको हम बोलते हैं संगमरमर। उसके बाद अंत में पीएच वैल्यू भी गिर जाती है। पीएच वैल्यू किसकी गिर जाती है? अब खुद ही बताओ, ऐसे पेड़ से तुम फल लेना पसंद करोगे जो पेड़ पैदा ही एसिडिक रेन वाले स्तर पे हुआ? कौन लग रहा तुम? कौन? कितने बजे टाइम है सुनील? जानसी कितने बजे का टाइम? चलो ये लोग बेचारे बच्चे कभी कभी लेट होते हैं तो कोई बात नहीं, क्लास तो भरी देते हो तुम लोग। अब बनना मार्क्स। चलो देखो, वाटर पोल्यूशन, ओशियन एसिडिक, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट का नुकसान होता है। मैं तो भैया टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू ही हो जाता हूँ। वाटर पोल्यूशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, एक्वेटिक लाइफ, सॉइल न्यूट्रल ब्लीचिंग, ये सारी चीजें लिख ली। चलो भाई अब आएगा तुमको और आनंद। लो, अम्लीय वर्षा को एचडी में फील करते हैं। सर कैसे? अम्लीय वर्षा को एसिडिक कौन बनाता है? तो मैंने बताया कि एक पीएच स्केल होता है, पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पीएच स्केल का विस्तार किसने करा था? बेसिक साइंस। हाँ सर किसने किया था ये नहीं पता, लेकिन पीएच मान 5 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा करता है। 5 से कम, 7 तो पीने के जल का होता है। सबसे बड़ी बात ये इधर का वो तो एक तरफ सबसे पहले तुमने 7 से कम 5.4 जो ये कह रहे हैं वो एसिड रेन का कह रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं कह रहे। लेकिन अब देखो 7 होता है न्यूट्रल। अगर तुम्हें जीवन में 6 नहीं 7 बनना, 7 का मतलब न्यूट्रल। 7 से नीचे जाओगे, 7 से नीचे जाओगे, हाँ बस तो एसिडिक होता चला जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, एचडी डायग्राम फील करो। ये रही मृदा, मृदा मिट्टी को ही कहते हैं, मतलब पर्यायवाची समानार्थक। तो मृदा में जब एसिड रेन होती है, आप अपने घर गमला ले, गमला और गमले में एक्सपेरिमेंट करना। मैं तुम्हें भयानक चीज बता दे रहा हूँ। हार्पिक है तुम्हारे घर? जिसके घर नहीं है, तेजाब की बोतल तो आती है, अब वो मत डाल देना, तेजाब बैन है, खुली बोतल में नहीं मिलता कांच की, अब बंद हो चुका है वैसे मिलना। कोई दुकानदार बेच रहा, संपर्क करें, 25,000 फीस मेरी, मैं मुकदमा लड़ूंगा। चलो इधर कहने का मतलब ये है, अब बेसिक चीज करता हूँ। आपके घर पे ये तो छोड़ दो, आपके घर पे वो भी आता होगा, आपने देखा होगा कॉलिन है सबके घर। अरे कॉलिन में कौन टुक टुक कर रहा, घोड़ा कौन? आपके घर कॉलिन है कि नहीं है? भैया ध्यान रखना, जो कॉलिन होता है उसको डेली नियम से अपने गमले की मिट्टी पे ऐसे 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 मारना जाके। तुम्हें लग रहा होगा आज शीशा चमकाए, गमला चमकाए, या उससे भी भयानक एक्सपेरिमेंट करना हो तो तुम हार्पिक ले लेना, और हार्पिक की 2 बूंदे या थोड़ा आधा ढक्कन डेली उड़ लेना। भाई साहब गमला आपका 1-2-1.5 दिन में तो सूख जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है मिट्टी वो ऐसा लगेगा कि आपको कूल करके मिट्टी ऊपर आ रही है। ये स्थिति कर देते हैं एसिड। तो अब सोच के देखो कि किसान के खेत में अगर H+ आयंस की संख्या वाली, ये H+ क्या होता है, तो pH स्केल पे H+ आयन बढ़ते हैं तो एसिडिक, और OH आयंस जो नेगेटिव में होते हैं वो बढ़ते हैं तो हो जाता है बेसिक। तो समझना, जब मिट्टी में अम्लीय वर्षा होती है तो ये मिट्टी ना फूलना शुरू हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए केचुआ बहुत काम आता है। केचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। क्यों? क्योंकि वो नीचे से ना उसकी एक अवस्था होती है कि वो नीचे से घूम घूम के मिट्टी को पलटता रहता है, फिर पलटता है। जो काम किसान ट्रैक्टर से करता है, पीछे हैरो लगा के कि मिट्टी ऐसे करके खोदता जाता है तो मिट्टी नीचे की ऊपर आ जाती है, पलट जाती है, वही काम प्राकृतिक रूप से केचुए करते हैं। अब केचुए तो ये काम कर ही रहे, तुमने करा दी अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा से केचुए भी मर गए, तुम्हारी मिट्टी भी फूल गई, तो फूली हुई मिट्टी में क्या फसल होगी? अब तुम्हें क्या राय मिली कि अगर तुम्हें एसिड लेवल मेंटेन करना है तो तुम मिट्टी में मिलाओ। किसान भाई को राय मिलती चूना, सुना होगा लाइम स्टोन, चूना। अब किसान भाई भर भर के चूना मिला देते हैं। अब चूना मिलाने के बाद भी ये तो एक समस्या होगी
कि चलो हमने चूने से डील कर लिया। फिर उनके लिए सरकारी योजनाओं में आता है एनपीके का कट्टा, खरपतवार, वीडीसाइड, फर्टिलाइजर। जब ये वो भर भर के डाल देते हैं उसके बाद उर्वरकता तो खेत की हो जाती है पूरी पूरी रसायन पे आधारित। अब जो साग सब्जी निकलेगी उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं, और वही खा के डायरेक्टली व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। तो ऐसे खेत से कैंसर का उपज होता है। अब यही समस्या बड़े शहरों में देखी जाती है, क्योंकि दिल्ली मुंबई में लोग कहते हैं कि गोभी हम तो 1000 रुपए की दे दो लेकिन कैंसर मत दो। तो उन्होंने नया कंसेप्ट निकाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुना है किसी? आजकल बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े आईआईटीएस के जो बच्चे पास आउट हैं वो क्या करते हैं कि एक खेत ले लेते हैं साइड में और उसमें बड़े अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके का मतलब शुद्ध हिंदी में समझो तो मोदी जी तो आ गए ओडीएफ लेके कि हम 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर भारत हो जाएगा शौच मुक्त। लेकिन ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया थी जो जरूरी थी। पहले गांव के लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते थे, इसका प्रैक्टिकल सेंस समझिए। गांव के लोग जानते थे कि हमारा जो वेस्ट है मानव का उसमें भी न्यूट्रिएंट होंगे, तो वो खेत में अपनी मर्जी से नहीं जाते। ये प्रोसेस है, क्योंकि मानव का जो मल होता है वो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। अब गांव के लोग गए, भैया लोटा लेके सुबह पूरी टीम जा रही, तो ये देसी खाद होती थी। हाँ, टू बी ऑनेस्ट भाई, अब यही बात अक्षय कुमार तो तुम पे टीवी पे आके कह रहा है ना कि अपने घर के पीछे बर्मी कंपोस्ट लगाओ, जो तुम्हारा जितना भी वेस्ट है ह्यूमन का वो एक डब्बे में इकट्ठा होगा। फिर अक्षय कुमार आते हैं बिना ग्लव्स पहने, कंटेनर उठा के कहते हैं देखो ये खाद में बन जाएगा। सीधे विज्ञापन है। यही काम किसान बिना मोदी जी की योजना के कर रहे थे। किसान क्या कर रहे थे? डायरेक्ट वेस्ट निकालूंगा, खेत का खाऊंगा, खेत में छोड़ूंगा। तो भैया इसमें बीच में आकर मोदी जी बोले ना मैं दूंगा तुम्हें 21,000, 50,000, भ्रष्टाचार के बाद 10,000, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा जरूर जिससे तुम शौचालय बनाओ। इसका नाम रख दिया इज्जत घर। अब गांव गांव जाना तो वहां लिखा हुआ इज्जत घर। उस इज्जत घर में मेन दरवाजा होता है, 3 दीवारें हैं, दरवाजा भाई क्या बात है इज्जत घर, वो तो बेइज्जत घर हो गया ना। और एक जगह तो मैंने ऐसा देखा कि सीट रखी दीवारें ही नहीं, मैंने कहा महाबेइज्जत घर। तो ये क्यों बनाया गया? इससे पूरा प्राकृतिक सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। अब इसके पीछे भी बड़े बड़े जितने भी लॉ पढ़े हुए लोग थे या संसद के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठते हैं ऐसा माना जाता है, तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने क्या था? बहन बेटियों की इज्जत पे आंच आ जाती। सुबह 4 बजे इकट्ठे ग्रुप में जा रही है, कौन सी इज्जत पे आंच आ रही है तुम्हारी? और गांव की औरतें जो होती है ना वो बहुत तेज होती है। अगर उनको डंडा दे दोगे, शहर की औरत पहले चूड़ी चढ़ाएगी, वो कहेंगी पहले डंडे से पेल दो उसके बाद देखा जाएगा। तो गांव की महिला जानती, क्योंकि दिन भर वो गाय भैंस चुराती है भैया, तो भैया गाय भैंस चुराती नहीं चुराती, ये दूसरे सेंस में। तो भैया ग्रेज अब सही। तो गाय भैंस को जब ग्रेजिंग कराती है तो उनको पता होता है कि भाई डंडा लेकर के कैसे करके पिटाई लगानी है। तो समझ गए बात? खैर, अब जो भी उन्होंने करा, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत करा, उन्होंने इज्जत घर दे दी, बहुत बढ़िया इज्जत दी। लेकिन पहले मानव बड़ा बुद्धिमान था। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे चलती थी। फिर पशु को चराने ले जाते थे। एक सिस्टम जो अभी भी नहीं बदला है वो है पशुओं को चराने वाला। पशु खेत में जाएंगे, घास खाएंगे, उसके बाद बैठ के वो करेंगे टूथब्रश जैसी जुगाली, क्योंकि भैंस के पेट में 4 चैम्बर होते हैं, वो खाना स्टोर कर लेती है। उसे पता है कि मालिक सुबह चला जाएगा, शाम को 5 बजे आएगा, और मैं तो स्विगी चला नहीं पाती, तो भैया वो क्या करती है? अपने पेट की चैम्बर में खाना रख लेती है। उसकी जो अमेकल कॉर्ड है, जो भाई भैया बस सब जुड़ा होता है सिस्टम, वो वापस से खाना बाहर फेंकती है और वो चबाना शुरू कर देती है। मतलब वो ऐसी ही कि मेरे पेट में ही खाना। ऊंट पानी स्टोर करता है तो भैंसे खाना स्टोर कर लेती है। अब होता क्या है कि जब भैंस जुगाली करती है तो मीथेन गैस रिलीज होती है, तो पता ही होगा। तो भैया जब भैंस जुगाली करती है तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। अब मीथेन गैस निकलने के बाद समझो भैंस और गाय कितनी प्रोडक्टिव है। जो बात राजीव दीक्षित कहते थे, राजीव दीक्षित को जो नहीं जानता भैया वो यूट्यूब चलाना, यू विल बिकम फैन। तो राजीव दीक्षित जी यही बात कहते थे कि गाय और भैंस मीथेन गैस रिलीज कर रही, उसके बाद वहीं से घास खाएंगी, घास खाने के बाद गोबर गिराएंगी, तुम्हारा वो गोबर भी वेस्ट नहीं जाएगा, उसे उठा के तुम बायोगैस प्लांट में जाके डाल दो, ईंधन लो, और ईंधन के बाद वो जो वेस्ट इकट्ठा हुआ उसे वापस से खाद के रूप में या उसे वापस से फ्लाई एश के रूप में प्रयोग करके खेत में डाल दो। तो इतनी प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन अब तो मुझे लगता है थोड़े समय बाद जो गाय भैंस चराने का सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि शहर का आदमी इज्जत के चक्कर में कुछ करना ही नहीं चाहता। अब आप अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं और अभिषेक सर बाइक से निकल रहे हैं तो शायद झाड़ू छोड़ देंगे, अरे सर कुछ नहीं, मतलब अभी मेरा नौकर आ ही रहा होगा झाड़ू बताने। अब इसे कहते हैं शेखी दिखाना। आज का व्यक्ति जो है ना वो विरक्त कृष्णा की तरह हो चुका है, इधर उधर भाग रहा है। और सीरियसली बताऊं तो काम करते रहना चाहिए, उससे शरीर जो है वो चलता रहता है। तो समझ गए मिट्टी के बारे में पूरी प्रक्रिया समझ गए। किसान अम्लीय चीज को, मिट्टी को मैनेज करने के लिए क्या मिलाते हैं? चूना।
और ये चूना क्या करता है सर, ये न्यूट्रिएंट का कोई फायदा नहीं देता, इस वजह से हमारी फसलें जो है वो खराब होती जा रही। फिर किसान भाई एक और काम करते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम 3 महीने फसल करने के बाद 1-2 महीने का गैप रख दो, लेकिन ना वो गैप नहीं रखते। वो कहते हैं अरे अभी बरसीन छीली, अभी अफीम लगा दे, नहीं समझे? यानी अगर धान लगाया है तो उसके साथ कुछ और बो देंगे, पता चल रहा है साहब गन्ने लगे, गन्ने के साथ कुछ और बो दिया, नहीं तो धान के साथ लाई बो दी, लाई के साथ कुछ और बो दिया। तो किसानों ने जो उर्वरकता रही बची थी जमीन की ना, उसको और खत्म कर दिया। और वैसे भी उत्तर प्रदेश को चीन का कटोरा ऐसे ही नहीं कहा जाता, यहाँ ज्यादातर किसान जो है वो सिर्फ गन्ने का फसल ही पैदा करते हैं। तो बात है सबका कनेक्शन जो है वो पर्यावरण से। तुम्हारी ज्योग्राफी बेस्ट होती तो और मजा आता, ठीक है? तुम्हारी खुद की ज्योग्राफी बहुत बेस्ट है जो तुमने पढ़ी, आई अप्रिशिएट इट। चलो भाई ये लो, ये देखो, ये है एसिड सेंसिटिव रीजन, जहां पर कहने का मतलब ये है कि अम्लीय वर्षा खूब ज्यादा होती रहती है। और खूब ज्यादा क्यों होती रहती है? क्योंकि 3 तरीके की दौड़ है। कौन सी दौड़ है? 3। पहली विकसित, दूसरी हम विकसित होकर रहेंगे विकासशील, और तीसरी होती है विकास के अंडर, यानी अंडर डेवलप्ड, अभी हम विकास की ओर बढ़ेंगे। इसमें जितने रीजन दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये देखो, इसका तो नाम ही छोड़ दो, समझ गए? ये सबसे बड़ा जवाब ये है, मैं तुमसे जो पूछना चाहता हूं कि अफ्रीका में क्यों अम्लीय वर्षा प्रभावित? बताओ, अमेरिका क्यों अम्लीय वर्षा की चपेट में है? कोई बता सकता? हाँ, क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पर मॉनसून विंड पहुंचेंगी वो तो प्रभावित होगा ही, अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, क्योंकि वहां से हवाएं बहती हैं। लेकिन क्या लगता है कि अफ्रीका क्यों ऐसा एक देश है जहां पे ये एसिड सेंसिटिव एरिया है? क्या लगता है? नहीं पता? क्या लगता है? हाँ, भारत में तो समझ गया ना, भारत की मिट्टी ऐसी है कि एसिड रेन का प्रभाव हो सकता है। बताओ, यही मेंस का क्वेश्चन आया हुआ था, इस पर रिसर्च करना, थोड़ी सी बताऊंगा अभी आगे, इसमें पूरा चैप्टर है, डोंट वरी, कि किस किस तरीके के सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं। अब उससे पहले तुम्हें एक मजेदार क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, जिसे पढ़ के शायद तुम खुश हो जाओ, फिर इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। है नहीं? प्रयास करो। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, और बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज याद रखना, अम्लीय वर्षा कम करने का, या अम्लीय वर्षा कहीं हो रही है उसको कंट्रोल करने का कोई प्रक्रिया बताओ। अम्लीय वर्षा तो तुम समझ गए कि सर 2 तरीके की होती है, गीली वाली वेट, एक ड्राई होती है। ड्राई पीलीभीत में अभी भी हो रही, इस समय भी हो रही, नहीं देखनी तो शुगर फैक्ट्री निकल जाओ, अंदर टहलो आराम से, थोड़ी देर बाद जब तुम बाहर आओगे तुम कहोगे आहा मजा आ रहा, पाउडर लग गया, और भैया ब्लैक ब्यूटी बन के निकलो। तो कहने का मतलब ये है कि अम्लीय वर्षा को नियंत्रण करने का क्या तरीका है? बताओ क्या तरीका है? हाँ, कैसे कंट्रोल करोगे अम्लीय वर्षा? क्या लगता है शिवानी? फैक्ट्रियों को दूर, बिल्कुल ठीक, इंडस्ट्रियल एरिया दूर होना चाहिए। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, गांव वाले बच्चे तो दूर हो ही जाते हैं, तो ऐसी आती है यही लोकल थे, ये रहती तो दूर से माँ तो ठंडा हमारे क्षेत्र में शेर में देखे पैसे देखेंगे क्लास नहीं होगा। चलो देखो, हाँ भाई तो बताओ। अरे सर अम्लीय वर्षा पेड़ों पे गिर जाएगी, सूखी वाली तो पत्तियों पे रख जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत होशियार है, वो इंतजार करती है कि या तो बारिश हो जाए, और बारिश नहीं हो रही तो हम खुद कृत्रिम वर्षा कर देंगे, हवाई जहाज लाएंगे, पानी छोड़ेंगे, जिससे सारी अम्लीयता उनके ऊपर से हट जाएगी। कोई डाउट? अब यूपीएससी ने क्या गजब सवाल पूछा मेंस का, साल था 2019 और सवाल ये आया था कि दिल्ली, पहले मैं मैप खोल दूं इंडिया का, वरना कुछ बच्चों को दिल्ली भी नहीं पता कहां है। अरे मैप तो चला ही होगा तुम्हारा, मैपिंग तो करी होगी, खैर करी थी हमने एक साल पहले। देखो दिल्ली, ठीक, बॉम्बे, कलकत्ता, इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्रदूषण इन तीनों महानगरों में से दिल्ली में ही देखने को क्यों मिलता है? आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन कि बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन महानगरीय उसे कहते हैं 10 लाख से ज्यादा आबादी हो, जिसे 1 मिलियन कहते हैं। फिर से सवाल समझना, बंबई की आबादी 10 लाख से ज्यादा, महानगर। दिल्ली की आबादी सर करोड़ों पहुंच गई, महानगर। कलकत्ता की आबादी, महानगर। तीनों में से सबसे प्रदूषित दिल्ली है, काय है? ये बताओ। हाँ तो दिल्ली दिल वालों की है ना।
अच्छा हुआ तुम्हें देश का नाम नहीं लिया। तो बोलेंगे भी नहीं, अच्छा समझ जाएंगे। हाँ देखो देखो देखो, बुद्धिमान सवाल, बुद्धिमान उत्तर, बुद्धिमान उत्तर। और सर दूसरा इसका कारण ये है कि पंजाब में पराली लग जाती है, वहाँ सप्लाई छोड़ के आता है हवा पे देती है, ठीक है। तो दूसरे रूप से ज्यादा हो सर जाता है। पता है हाँ यूपी में पाई जाती है। अब सुनना, बड़ा अच्छा आंसर है इसका, मैं दूंगा तो मजा आ जाएगा। हाँ यूपी में पाई जाती है, उत्तर से मछली रहती है। बिल्कुल सही, स्टबल बर्निंग ना, पराली वाला ना, बिल्कुल गलत जवाब। और कोई भाई साहब, अगर किसी के नयन ज्योति आई ड्रॉप डाल के सवाल पूछूं मैं तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर तट नहीं है और बॉम्बे कलकत्ता तटीय क्षेत्र है, लगातार बार बार बारिश होती है। बारिश की वजह से अम्लीय कण जो पेड़ों पे जाते हैं, इंडस्ट्री पे जाते हैं, वो धुलते रहते हैं। इस वजह से दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है, इन जगहों पर पानी की वर्षा के कारण प्रदूषण कम है। ये उत्तर था यूपीएससी। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं। फिर तो आप इसमें कुछ भी लिख दो, पराली जलाएंगे, इंसानी फूंक देंगे, समझ गए। अब पराली की समस्या पे बात कर लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि पराली की जो समस्या है, जैसे इन्होंने बताया कि नोएडा और इसके क्षेत्र में जलाते हैं, तो समस्या ये कि हवाएं चलती हैं दिल्ली की ओर। अब हवाएं ले जा रही है पराली का प्रभाव दिल्ली की ओर। ठीक, अब मैं तुम्हें कमाल की चीज बताता हूँ। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उनके मोबाइल में तुमने एक आंकड़ा जरूर देखा होगा, जब तुम दिल्ली जाते होगे या जब दिवाली आती है। दिवाली का मतलब त्योहार से नहीं है, दिवाली पे मानव पटाखे जलाता है। पटाखे जलाने के बाद अगले दिन एक अलग सी धुंध बन जाती है और तुम्हारा मोबाइल एक वार्निंग देता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसपे लिखे आता है 584 प्लस 384 प्लस। क्या है ये बताओ, क्या है ये? सभी ने देखा होगा, इसे AQI कहते हैं। फिर मैं तुम्हें आज मिलवाऊंगा समीर ऐप से, वायु मिशन से, सेंट्रल पोल्यूशन से, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, आईएएस के लिए मेहनत करती है। आप करेंगे ना? बताओ क्या होता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है अभी भी सबके मोबाइल में? हाँ, पोल्यूशन की लिमिट, जल में प्रदूषण हो रहा है वो बता देगा। ये बताओ भाई, अगर पानी के अंदर प्रदूषण हो रहा है, हाँ एयर की जो हवा में पोल्यूशन है, उसे पता कैसे चलता है भाई? पता कैसे चलता है AQI को? पता कैसे चलता है बताओ बजा। क्या होता है AQI? मैं दिखा दे रहा हूँ, मजा आएगा तुम्हें। हाँ पर्यावरण मंत्रालय बताता है इसको तो। अच्छा, पता ही गलत। मंत्री भी तो है सर। मंत्री भी कौन है उसके? मंत्री बताते हैं सर। मंत्री कौन होते हैं? वोट दिया उनको, जिम्मेदारी उनकी है ना। अगर आप कभी बरेली जाएं, पीलीभीत में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नहीं लगा है। बरेली में पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, उसके बिल्कुल टॉप की छत पे एक बहुत बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ है, करीबन इतनी बड़ी स्क्रीन होगी, आप मान के चलिए कि बड़ी टीवी आपने देखी है, इसका आधा पोस्टर ले लीजिए। इसमें रिस्पेक्टेड पुलकित सर हैं जो रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने अब को सही मुकाम पे लेगा, बाकी तो पतन पे लगे। तो इतना बड़ा जो पोस्टर होता है, इतना बड़ा जो पोस्टर होता है, इस पोस्टर को देखो, इतनी बड़ी जो डिस्प्ले होती है वो दिखाती है वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो ऊपर चिपकी हुई है। लेकिन जब मैंने उस पर रिसर्च करी कि दिखाता क्या है, तो पता चला कि यूपीएससी तो प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन ये बना था कि हर 2 घंटे में वायु में कितने प्रकार के प्रदूषक कण फैले हुए हैं, इसका आकलन करके वो हर 2 घंटे में अपडेट करता है। फिर मेरे दिमाग में आया कौन सी गैसें होती हैं, कोई बता सकता है किस प्रकार की गैसें होती हैं वो? तो भैया वो वही गैसें होती हैं जो तुमने पढ़ी हैं। उससे पहले ये देखो, अगर 400 से 500 तो इसका मतलब पृथ्वी छोड़ दो, लेकिन तब भी तुम बने रहते हो। दिल्ली में तो 700-800 तक चला जाता है, तो दिल्ली छोड़ दो। अरे दिल्ली तो तुम्हें वैसे ही जाना पड़ेगा, अगर अच्छी कोचिंग लोगे तभी तो आईएएस बनोगे। दिल्ली में अच्छी कोचिंग है तो जाओगे। मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट की, क्या अरे मैं नहीं भैया, मेरा काम नहीं, मैं वहां नहीं रुकता जहाँ डिसिप्लिन नहीं और जहाँ टीचर की वैल्यू नहीं। मैं नहीं कर पाता 2 दूनी 4 -2। देखो इधर सीधी बात ये है कि ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा जब तुम स्कूटी बैठे हो। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स और कैटेगरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स और कैटेगरी का मतलब समझिए कि AQI जो है वो 0 से लेकर के 500 तक पहुंच रहा है। इसमें लिमिट बनती है,
अपने पीलीभीत का AQI रहता है 100 से 200, 101 से 200, 101 से 200, मॉडरेट है, अभी भी बहुत ज्यादा रहने लायक नहीं है। तो भैया इसका पता लगाने के लिए हम जंगल निकल गए। जंगल में भी AQI पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? जहां पर ये डिवाइस लगी होती है वो वहीं का बताता है। कहीं तुम धोखे धागे मत चले जाना हिमालय जाके AQI चेक कर लूंगा हिमालय का, तो तुम्हें बेवकूफ बनाए नहीं। हाँ, अगर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर लगी। चिड़ियाघर कहाँ था? चिड़िया कहाँ का था? इतना उन्नत गाँव, शहर से संपर्क करो प्रधान जी से। चलो आगे अब देखो अगला, ये किसको कैलकुलेट करता है? तो ये देखो, अब जरा अपनी बुद्धि विवेक लगा के बताना कि अभिषेक मिश्रा सर ने तुम्हें ये गैसें बताई नहीं बताई। देखना, PM10 में चर्चा हुई कल 2.5, NO2, ओजोन, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो छोड़ी दो। आगे है PB मतलब लेड, सारी गैसें कवर हुई। यही UPSC ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक किन गैसों का आकलन करता है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 क्रम अनुसार दे देगा। अब तुम्हें टिक मारना पड़ेगा। तो इसमें जो गैस ऐसी कोई तुम्हें नहीं लग रही होगी जो फालतू है, जो याद करनी है, सारी गैसें पड़ी हुई लग रही होगी। लेड का प्रयोग बताया, बुलेट और राजदूत मोटरसाइकिल टट वाली जो आवाज आती है, और उससे किस कौन सी बीमारी हो रही थी? मेंटल। तो जो चलाए राजदूत उसे ले जाए यमदूत, यही था ना कुछ ऐसे। चलो भाई, अब देखो सबसे बड़ी चीज याद रखना, गवर्नमेंट को ना पता नहीं क्या हो गया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब हम लाएंगे वायु प्रदूषण में बदलाव, अब हम वायु प्रदूषण को कर देंगे खत्म। तो भाई आपको पता है कि मंत्रालय बने हुए, मंत्रालय का मतलब कि सरकार के 1 2 ही हाथ होते हैं। अगर सरकार काम करने निकलेगी तो 125 करोड़ की आबादी को नहीं संभाल पाएगी। तो सरकार ने बना रखे हैं मंत्रालय। क्या बना रखे हैं? ऐसे ही सरकार का मंत्रालय है। आज दे दो कागज वाले, आ जाइए। कैसे बैठोगे दोनों लोग? ऐसे ही बनता नहीं बोल रहे तो ऐसे ही होगा ना। दूसरी बात यह है कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है जिसे बोलते हैं पर्यावरण एवं वन विभाग। अब इसका एक और नाम हो गया, तुम पढ़ोगे MOFCC। भैया इस मंत्रालय को बोलते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। सुना है? MOFCC, सर्च कर लेना। ये जो विभाग था 2019 में इसने मीटिंग करी, क्योंकि तब देश में क्रांतिकारी आ चुके थे। 2014 के बाद सारी क्रांति हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि देश में पर्यावरण की सबको चिंता सताने लगी। तो 2019 में सरकार ने केंद्र और राज्यों की मीटिंग करी बैठी, क्योंकि भैया कभी भी कर सकते हैं। उस मीटिंग में निर्णय लिया कि हम वायु को साफ करने के लिए चलाएंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसे बोलते हैं बेटा NCAP, नेशनल क्लीन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2019 से चल रहा है, लक्ष्य लक्ष्य कुछ पूरा नहीं हुआ, कार्यक्रम सब पूरा हो चुका है। समझ रहे हो? आगे 23 की वो लिखी नीचे। उसके बाद हाँ चलाया रिपोर्ट कर रहा है। चलो देखो, इसने बड़ा बढ़िया बात कही कि 82% तक GDP का कंट्रीब्यूशन करने वाले स्थल है, और स्थल में भी शहर है, शहर में भी कुछ वन है। उनको बचा लोगे तो वन का योगदान बना रहेगा। लेकिन इस रिपोर्ट से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ये 102 शहरों की रीडिंग नोट करके बैठे रहे, और इन्होंने कहा कि पहले हम कुछ शहरों को गोद ले लेते हैं, उनमें सुधार करेंगे। तो UPSC बड़ा होशियार, उसे पता है जिस योजना में काम नहीं होता वही योजना नहीं पूछनी, तो उसने फालतू चीजें पूछी नहीं। उसने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में सीधे पूछा कौन सा मंत्रालय है जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो तुम मंत्रालय में डाल दोगे पर्यावरण एवं वन। कब शुरू हुआ? जनवरी 2019 को। बात आई समझ में? क्या लक्ष्य रखा गया? 102 शहरों को 2024 तक ठीक कर लेंगे। इसीलिए ये सही कह रहे हैं 2023 में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में हमेशा की तरह सब ठीक ही होता है। बात आई समझ में? क्योंकि मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी भाई, 30,000 कुछ प्रजाति से 15,248 रह गई, और यहाँ सारे मिशन पूरे हो रहे काल में। तो जब भी DM बनना, ऐसे बनना कि या तो ईमानदार बनना, वरना DM ही मत करना। वरना तुम अगर कहीं क्लर्क होके भी खड़े होगे तो तुम्हारा इतना सेटिस्फेक्शन होगा, यस आई एम ऑनेस्ट। ये ध्यान रखना, एक टीचर का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, जो कि मिल भी नहीं रहा, लेकिन टीचर का काम ये होता है कि सबसे पहले बच्चों को ईमानदारी में पाठ पढ़ाना। बात आई समझ में? चलो, मैंने तो यही सीखा, मेरी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। अब आ जाओ आगे। ये लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैंने भी आपको एक मिनिस्ट्री का नाम बोला था,
आप सभी ने सुना होगा कि एक संस्था है, उसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण जांच समझ में एजेंसी, वैसे बोर्ड बोलते हैं उसको, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नाम सुना। मैं आपको उन चीजों के बारे में बता रहा हूँ, संस्थाओं के बारे में जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण करने का प्रयास करा। तो केंद्र में भी प्रदूषण बोर्ड है और राज्य का भी होता है। जो केंद्र का है वो कौन सा मंत्रालय बनाएगा, जिससे पर्यावरण की चिंता होगी। इसीलिए इस विभाग का नाम एक्सटेंड करके वर्तमान में है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। तीनों चीजें एक ही डिपार्टमेंट में दे दी गई। बात आई समझ में। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या था, इस मिनिस्ट्री का काम क्या था कि 1974 का एक अधिनियम चल रहा था जल वाला, और 1981 का एक अधिनियम चल रहा था पानी वाला। मतलब 74 का पानी वाला था, 81 का वायु वाला। तो इन्होंने उसके अंदर बदलाव करके ये बोला कि राज्य जितने भी हैं उनके पास भी एक पोल्यूशन बोर्ड बनाएंगे, जितनी भी नई टेक्निक है उसको लेके आएंगे और हम जलवायु को सही करने का काम करेंगे। तो याद रखना कि इस मिनिस्ट्री में देखो जल का भी नियम आ गया, वाटर वाला, और जल के साथ वायु भी पढ़ रहे हैं तो एयर का भी नियम आ गया। तो जलवायु मंत्रालय इसलिए भी इसको बोलते हैं। ये दोनों अधिनियम में चेंज करे गए। अभी फिलहाल वर्तमान में ये स्थिति है कि जो आईपीसीपी भारतीय दंड संहिता, उसमें कुछ धाराएं ऐसी थी कि तुम किसी के जल के टैंक में पड़ोसी में कुछ मिला दोगे, मर गया तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर जुर्माना ही लग रहा था, हत्या वत्या का ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब नियम बदल गए 2023 में। ये लोगों ने जो अंग्रेजों के बनाए काले कानून, सो कॉल्ड काले कानून 1860 के, वो जो बदल दिए हैं, ठीक है, 1857 की क्रांति दोबारा हो गई है, उसकी वजह से बहुत प्रभाव पड़ा दोबारा। हाँ बाजार, तुम ये कौन सा मैप खोल के बैठे हो? हाँ ज्योग्राफी की है। अब मैं तुम्हें बड़ा अच्छी चीज बताता हूँ, विच इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और ये क्वेश्चन तुम्हें सीधे हिट करेगा एथिक्स में। एक बार एक आदमी होता है गाँव में, ठीक है, ये 2 से ढाई मिनट की है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी और समझोगे। एक मूवी है, उसकी एक स्टोरी है। ये एक आदमी होता है, वो अपने गाँव में कुआं बनवाना चाहता है, ठीक है। अब उसे पता चलता है कहीं से कि गाँव में कुएं की योजना के लिए पैसा आया। अब वो क्या करता है कि सारे प्रयास करता है। सबसे पहले वो जाता है भैया अपने यहाँ जल निगम, जल विभाग, जल बोर्ड सब पे जाता है, प्रधान के पास जाता है। धीरे धीरे करके जब वो जाता रहता है तो उसे पता चलता है कि पैसा तो आया था, लेकिन हर जगह कमीशन सेट है। प्रधान जी कहते हैं मेरा 10%, इंजीनियर कहता है मेरा 20%, फलाने कहते हैं मेरा इतना %। करते 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 जो कुआं बनाने का पैसा है उसमें 92% जो होता है वो तो चला जाता है सरकारी कागजों के कमीशन, और बचता है 8% पैसा वो उसको दे देते हैं। अब जब वो आदमी घर पे आता है तो उसकी बेटी बीमार हो जाती है। 8% पैसा जो होता है वो अपनी बेटी के इलाज में लगा देता है। अब वो एक दिन बैठ के अपने खेत में रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो कुआं होता है ना, अब वहां पे तो कुआं होना चाहिए, लेकिन कुआं बना होगा तभी तो होगा ना। और इसी बीच में क्या होता है कि कुएं का उद्घाटन फर्जी तरीके से, प्रधान जी पानी पीते हुए, सरकारी योजना लाभान्वित हो गए, सारी चीजें कागजी रूप से कागजों में पूरी हो जाती हैं। होता क्या है कि एक दिन वो आदमी बैठ के अपने खेत में कुएं के पास रो रहा होता है। अब उसकी बेटी तुम्ही जैसे लोगों की तरह होती है, पढ़ी लिखी समझदार, वो थोड़ी सी चल के आती है, कहती पापा क्यों रो रहा? तो वो कहता है कि बेटा यहाँ पे कुआं होता तो आज हमारे सिंचाई कर लेते हम। तो कहती है आप चलो मेरे साथ। वो अपने पापा को ले जाती है ना थाने में, और थाने में ले जाने के बाद कंप्लेंट लिखवाती है। कहती है लिखो कंप्लेंट, कुआं चोरी हो गया। तो पुलिस वाले कहते हैं कुआं चोरी हो गया? बोले हाँ, ये देखो प्रधान जी ने उद्घाटन किया, ये देखो कागजों में ठेकेदार का बिल आ गया, ये देखो सारी चीजें हो गई, कुआं तो था लेकिन कुआं रात में चोरी हो गया, हमने तो खुद देखा था कुआं। तो ये सबक है, इट इज नॉट ए स्टोरी, इट इज अ डायरेक्ट हिट। बात समझी? कहने का मतलब ये है कि हमारी लापरवाहियों की वजह से सिस्टम फैलता जा रहा है। और मुझे तो एलबी से यादव की बात बढ़िया लगती है, सिस्टम अब समझे? हाँ, सिस्टम तुम्हें सुधार देगा, तुम सिस्टम सुधारोगे। अच्छा, अधिकारी बनने से पहले कुछ और ना बन जाना। चलो अब आ जाओ बात करते हैं। अब तुम ये तो समझ गए कि केंद्रीय जो होता है वायु नियंत्रण एक बोर्ड होता है, ऐसे राज्यों में होता है। ये कब आया था? 1981 के टाइम पे अधिनियम बना था, उसी से आया। अब तुम्हें मैं मिलवाना चाहता हूँ सफर नाम की एक योजना से। इसका नाम याद रखना, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग। मैं वायु गुणवत्ता पढ़ूंगा, उसके आधार पर मौसम की पूर्व अनुमान बताऊंगा कि आज मौसम में ये घटित होने वाला है। याद रखना, इसका मंत्रालय पूछा जा चुका है पीसीएस में, आईएएस में। इसका मंत्रालय कहीं से भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। इसका मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस। कंफ्यूज मत होना, सर किस पे सफर करेंगे? पृथ्वी पर। पृथ्वी पे सफर कर रहे हैं, चल रहे हैं। चलने का मतलब सफर करना, ट्रेवलिंग। तो अर्थ चाहिए, भूस्थल चाहिए, तो ट्रिक ये कि सफर पृथ्वी पे करेंगे, अर्थ साइंसेस। इस मंत्रालय ने ये कहा,
और इस मंत्रालय की मदद करी IITM ने। IITM का मतलब एक संस्थान है जो मदद करता है कि किस तरीके का मौसम है, इसके लिए रीडिंग करता है, तो उसे बोलते हैं IITM, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। समझ गए? मौसम विज्ञान को मेटीरियोलॉजी कहते हैं कि मौसम विज्ञान को समझ के पढ़ना। इसकी मदद से इन्होंने सफर नाम का एक सिस्टम लॉन्च करा। इससे लॉन्च करने के बाद ये 72 घंटे तक मॉनिटर करते हैं और उसी मॉनिटर की वजह से तुम्हें आज पता चल पा रहा है कि कैसे बारिश आने वाली है। इसका पूरा प्रयोग भी किया जाता है नाविकों को कि हम गुजरात से मछली पकड़ते पकड़ते लाहौर में ना घुस जाए। फिर गाना आएगा मछली को देख के लद्दी लाहौर की। समझ गए? तो भैया ये सब ना हो जाए, गुणवत्ता मेंटेन रहे, इसलिए इस प्रकार की एप्लीकेशंस, इस प्रकार की सिस्टम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। ये बात आई समझ? बाजार तुम क्या चला रहे हो? तुम देख लो तुम्हारे काम का नहीं हो तो चले जाओ क्लास, मार्च से पढ़ना तुम आराम से बैठ के। ये लो, ये सूचकांक है, मैं चाहता हूं जरा एक बार इस पे रीड मार लो। ये 100 से ज्यादा शहरों पे काम करता है, इसके बारे में पढ़ लो सफर, ये नई चीज है, इसलिए हिंदी लिख के ला। हाँ दो कागजों में तो बहुत सफाई चल रही है। समीर ऐप राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो हर घंटे अपडेटेड करता है, 72 घंटे का डेटा लेता है, 100 से अधिक शहरों में बताया गया है। इसका काम एक ही ट्रैक करना। क्यों ट्रैक कराते हैं? ताकि वायु गुणवत्ता बनी रहे। अब तो मानव और ज्यादा चालाक हो गया है, उसने पड़ोसी के घर को खराब करने के लिए, अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए बना लिए हैं एयर फिल्टर। Xiaomi का विज्ञापन आता है, अपने घर में वायु गुणवत्ता का एक डब्बा लगाओ और साफ हवा लो। अब वो एयर जो फिल्टर करेगा, वो एयर फिल्टर करने के बाद पोल्यूटेंट इकट्ठा कर देगा, उसे तो तुम कहीं फेंको। और तुम्हें ये पता है कि अगर तुम ऐसी कोई भी चीज लगा के पर्यावरण में डालोगे तो पर्यावरण से बढ़िया जैसी करनी वैसी भरनी का पाठ कोई नहीं पढ़ाता। भले ही अंधेर है लेकिन तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। आज तुमने मोटरसाइकिल से धुआं छोड़ा तो 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे के बच्चे को अस्थमा की समस्या हो सकती है। कड़वा सच बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इसी वातावरण में सांस लेगा। अगर तुम विदेश भी चले जाओगे तो आज की डेट में विदेशों में और ज्यादा समस्या है। कहीं तुम चाइना चले और कहीं बीजिंग में घूम रहे तो मास्क ही लगाना पड़े, क्योंकि कोविड वाली लैब अभी भी है। बायोलॉजिकल वेपन्स, समीर पे आ गए। लो भाई एक और है, ये लो ये डब्बा, ये देखो ये वायु। मैंने इसीलिए आपको एयर फिल्टर अभी बोल के बताया कि एयर फिल्टर का विज्ञापन आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पर, टीवी पर, ये एक छोटा सा एयर फिल्टर लगाने। लेकिन बेंगलुरु वाले हमेशा थे, क्योंकि भारत के अंदर टेक सिटी या साइबर सिटी या सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर। बेंगलोर को इसलिए कहते हैं, बेंगलोर टेक्नोलॉजी के मामले में उन्नत है। लेकिन दक्षिण भारत के लोग छोटे नहीं होते, जैसे तुम्हारे बिहार झारखंड के सिंबल में। हाँ, जमतारा वाली स्टोरी देखी कि नहीं? आजकल तो हरियाणा में चल रहा है, सारे बिहारी तो होते हैं जो कहते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमें अपना OTP दे दीजिए, तो हम कहते हैं अभी दे रहे हैं, देखो 20 अंक का OTP। बोले किसका नंबर है? ऐसा बहुत होता है। तो याद रखना कि भैया बेंगलोर ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने कहा अपने घर को क्यों साफ रखो, पूरी पृथ्वी हमारी है ना, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। तो उन्होंने रोड पे इस तरीके के वायु नाम के ऑगमेंटेटर इंस्टॉल कर दी। ये मशीन, इस मशीन का एक ही काम कि ये जितनी भी पर्यावरण में प्रदूषण लेती उसको खींचती, फिल्टर में प्रदूषक कण जाते और साफ करके बढ़िया करके साफ हवा देती। तो ये एक्सपेरिमेंट बेंगलोर में संभव था, क्योंकि भाई 1 लाख आ रहा है, 1 लाख लग रहा है, समझ रहे हो? पीलीभीत में संभव नहीं, अन्य कारण मछली उठा के दे रहे हैं, कहीं से उठा के मछली उठा के दे रहे हैं इसको मशीन। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाजार के मोहल्ले में कहीं जरा 16 नंबर पाना लेके आना, रात भर में पाना खोल मशीन का एक फुट जाएगा, एक फुट जाएगा। तो समझ गए? ये देखो ये रहा। हुआ क्या था अभी? अब सवाल ये बना था, वो देखो कि ये जो वायु है, इस वायु की फुल फॉर्म है, इसे हिंदी में कहते हैं पवन संवर्धन शुद्धिकरण इकाई। समझ गए? पवन संवर्धन शुद्धिकरण इकाई। हिंदी वालों याद रखना, इंग्लिश वालों तुम्हारी मर्जी है। ये रहा विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। ये रहा। इस पे सवाल ये है कि ये कौन सी जहरीली गैसों को लेके पवित्र करके छोड़ देता है? तो मोटरसाइकिल, कार, बस, जहां भी बिना ऑक्सीजन के धुआं उठेगा वहां जलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड ले रहा है। दूसरी बाष्पीकृत गैसें जो पर्यावरण में, जैसे तुमने डिब्बी खोली इत्र की,
और उधर से विज्ञापन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, विज्ञापन के अनुसार कोई महिला भाग के आई, क्यों? क्योंकि फॉग में है एक्स्ट्रा सेक्टर, वाहियात विज्ञापन, उसको तो केस कर। अरे लिटरली व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन? ये तुम्हारी आइडियोलॉजी दिखाता है कि तुम्हें लगता है विमेन सिर्फ परफ्यूम से। ऐसे तो पता चला घर के नीचे एक बैठे हैं बेगर, बेगर माने भिखारी, अब उन पे रुपया एक नहीं, उनने दिन भर में 130 रुपए जुटा लिए, शाम को फॉग खोल रहे हैं, लड़कियां मेरी आहा भिखारी को काबू नहीं है, फॉग तो लेके बैठा है ना। वेरी ऑनेस्टी के साथ आज की डेट में पता नहीं क्यों लड़कियों के मामले में वो दिखाते हैं ऐसी कुछ ऐसे एड्स आते हैं जो टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव एड्स आते हैं, है ना? चलेगा ऊपर, देखा उन्हें ऊपर ही पहुंचा दिया। दूसरी बात है किसको करता है? बीओसी वोलेटाइल कंपाउंड ऑर्गेनिक वाली जो कैसे हैं। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर जिसे PM10, PM 2.5, ये इन सब चीजों को साफ करने के लिए हमने ये डब्बा लगा दिया। अगर ये यूपी में लग जाए तो लोग इतने बुद्धिमान है, केले के छिक्कल दरवाजा नीचे करेंगे, मशीन में डाल है, रास्ते जा रहे हैं, बच्चे का हगीज लिया, सीरियसली। इसीलिए तो, क्योंकि भाई ये टेक सिटी है, टेक सिटी मतलब पीपल पढ़े लिखे हैं, उन्हें जानकारी है, तो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे मशीन लगी है, वायु लिखा है, वायु प्रदूषण करेंगे। यूपी वाले क्या कहेंगे? और कुछ तो हमारी गांव के रिश्तेदार आ जाएंगे, अरे बहुत बढ़िया मशीन है, पैसा तो ना निकाल देगी ATM से और कुछ भी डाल देगी। गुंडे बदमाश लड़ाई से पहले हथियार छिपाने के लिए अड्डा बना लेंगे कि शाम को लड़ाई होगी, यहाँ निकाल लेंगे। तो इसीलिए ऐसी योजनाएं हमारे शहर जनपद पीलीभीत में थोड़ा लेट आई है ना, आएंगी, कह रहे हैं लो भैया एक और योजना, इन्हें कैसे छोड़ दें? मोदी जी ने, सही है, बड़ा अच्छी स्पीच दी और मोदी जी सामने आ गए, बोले मित्रों, भाइयों और बहनों, पहले मित्र भाई रिश्ते होते हैं, लेकिन जरूरी थी। इन्होंने ये कहा कि हमारी माता बहनें, सिर्फ माता बहनें नहीं, लड़के भी खाना बनाते हैं, माता बहनें भाई जो भी बना रहे हैं रसोई और बन जा रहे हैं हलवाई, वाह वाह वाह। तो इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मैं तुम्हें जंगल से लकड़ी नहीं चुराने दूंगा, मैं तुम्हें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि चूल्हे से गैस निकलती है मोनोऑक्साइड, और जो कंप्रेसर होता है फूकनी, उससे जब महिलाएं ऐसे करके फूकती हैं तो उनको लगता है कि वायु जा रही है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आ रही है। इस वजह से महिलाओं में अनीमिया नामक रोग डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ गई और उस कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्लड में मिक्स होने के बाद हाइपर हीमोग्लोबिनिया नामक बीमारी जो है उनको हो गई। बात आई समझ में? अब हुआ क्या कि मोदी जी ने ये बात पकड़ ली, क्योंकि ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ और होना भी चाहिए, देश के PM का काम होता है सबको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। अब देखो ये बोले मैं लेके आ रहा हूँ 1200 कुछ रुपए के अंदर एक योजना, जिसमें मैं बांटूंगा फ्री में सिलेंडर। इससे दो काम होंगे, एक तो चूल्हे पे जो बनाती है महिलाएं वो खाना बनाना बंद कर देंगी, दूसरा जंगल से लकड़ी ला करके चूल्हे पे जलाती थी तो जंगल नहीं जाएंगी लकड़ी कीनने, तो मेन इन्हें जंगल चाहिए थे, तो इन्होंने भैया जंगल ले लिए और तुम्हें दे दिया सिलेंडर जिसकी सब्सिडी आ रही है 20 रुपए। कई 18 ज्यादा आ रही नहीं आ रही है। अब ये योजना रांची झारखंड जहां से भी लॉन्च करी थी, एक बार पढ़ लो, बस ये लो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये योजना और जनधन योजना और PM आरोग्य योजना, PM अंत्योदय अन्न योजना, PM कृषि कल्याण योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM स्वच्छ भारत अभियान योजना, PM मोदी करंट तो तुम जिससे पढ़ो वो पढ़ाएगा, मेरी नहीं पढ़ी। 98 स्कीम्स आई हैव रिमेंबर्ड, 98 स्कीम्स याद है सेंटर की रेडी में। याद रखना, जिस टीचर का सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा और जो चार तरफा नॉलेज जानता होगा, जैसे हम माइक सर, वो तुम्हें यहाँ वो डिलीवर कर देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम जरा देर में इनको से जोड़ देंगे, ज्योग्राफी से जोड़ देंगे। अब हमको खुद ही ना ज्योग्राफी आती है, इनको आती है, तो हम घर पे जाके ज्योग्राफी ना पढ़ेंगे, पहले क्लास कक्षा 8 की किताब खोलेंगे, फिर 11 की खोलेंगे, फिर यहाँ से तुम्हें परोस देंगे और परोसेंगे नहीं वो उल्टी लगे, क्योंकि उसमें से महक आएगी बेकार घंटे। देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के BPL कार्ड धारक महिलाओं को LPG कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना के तहत तुम्हें कितना सिलेंडर मिलेगा? 14.5 किलो के आसपास, 14.2। जो घर पे आता है कितने किलो का होता है? सर हम तो ऐसे उठा लेते हैं, खाली ही उठा पाओ, भरा उठाने के बाद में तुम्हारा भरापन नीचे निकल जाएगा। 14.2 किलो का सिलेंडर जो होता है 1250 रुपए और 5 किलो के सिलेंडर की कीमत 800 रुपया
सुरक्षा जमा राशि दी जाती है। इसके अलावा प्रेशर रेगुलेटर के लिए 150 रुपया, एलपीजी खोज के लिए 100 रुपया और घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड के लिए 25 रुपया दिया जाता है। साथ ही निरीक्षण शुल्क भी 75 रुपया दिया जाता है। ये बात आई समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? तो ये लो भाई, आ जाएगा सर। ले भाई इसे सॉल्व करो जरा। अब देखिए क्या बच्चे आईएएस का प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं हमारे जैसे सस्ते टीचर से पढ़ के? हवाई लाल सबसे बढ़िया और वो नहीं आया बताते हो नहीं होगा। हाँ सर, जब मैंने तुम्हें वायु प्रदूषण पढ़ाना शुरू करा तो मैंने सारी गैसों के नाम लिखवाते समय 2 गैसों के गोला करवाया था, 2 विषैली गैसों के गोला करवाया था। क्या वो दिख रही है सर? हाँ। अब हमें आईएएस 2022 का, मैं 1989 का प्रश्न सॉल्व नहीं करा रहा। 1970 मेरी पैदाइश नहीं है, मेरी पैदाइश बहुत लेट की है, तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो 2022 का प्रश्न आया था जिसमें स्पष्ट तौर पे पूछा गया कि इनमें से अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो अब कोई अंधा भी बता देगा कि दूसरा और चौथा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम मैंने लिया नहीं, ओजोन का नाम मैंने लिया नहीं, H2SO4 HNO3। अब तुम आईएएस का प्रश्न सॉल्व करने लायक हो गए, मेरी जिम्मेदारी। कोई दिक्कत? बस 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 बस, ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं। अब ऐसा है ना, 2-3 मेंस के क्वेश्चन वो लिख लो आए हुए, इसमें लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। नहीं तो सही बात। हाँ लिख लीजिए, 15 मिनट लिख लीजिए। कुछ योजनाएं और कुछ आयोग के प्रश्न हैं, प्रश्न लिख लीजिए 5 से 6 लाइन। वैसे मैं कम ही लिखवाता हूँ। अरे मार्केट जेल में जाता हूँ। हाँ, पहला प्रश्न लिखिए। पहला अम्लीय वर्षा क्या है? पहला अम्लीय लिख दिया तुरंत लिख दिया। अच्छा, फोन कर करके सवाल पूछ ली तो चलो सेटिंग है टीचर से। देखो अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा लिख लिया। अम्लीय वर्षा के प्रभाव बताइए। अम्लीय वर्षा के प्रभाव मैंने पूरा चार्ट दिखाया है। एसिडिफिकेशन, एक्वेटिक लाइफ, मैराइन प्रॉब्लम, मिट्टी का खराब हो जाना, अंत में पीएच गिर जाना। हानिकारक दोनों हानिकारक पॉजिटिव भी अगर कोई लगता हो तो लिख देना, इसलिए मैंने प्रभाव बोला। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न, जैव विविधता क्या है? आगे की क्लास का टॉपिक का हिंट भी दे दिया। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है? लिखा? तीसरा प्रश्न लिखिए। दिल्ली, हाँ एक छोटा ही प्रश्न। दिल्ली, बंबई, कोलकाता की अपेक्षा, दिल्ली बंबई, ये जो प्रश्न है ये भी तुम घर से जरूर लिखना, तो तुम सॉल्व भी कर लियो मेंस का। दिल्ली, बंबई, कोलकाता की अपेक्षा तीनों महानगर में, दिल्ली, बंबई, कोलकाता की अपेक्षा तीनों महानगर में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में देखने को क्यों मिलता है? हाँ, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तीनों महानगरों की अपेक्षा में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में देखने को क्यों मिलता है? उत्तर बता चुका हूं। मैप जरूर बनाना, इसमें मैप जरूर बनाना। बिल्कुल लिखा। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न, अगला वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए योजनाएं बताइए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु योजनाएं बताइए। लिखवाएंगे ना तुम, अभी तो लिखने दे रहे। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु योजनाएं बताइए। अभी डिबेट के लिए तैयार है ना, पर्यावरण में कराता हूँ डिबेट। हाँ, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु योजनाएं बताइए। क्या राज्य और केंद्र दोनों का विषय पर्यावरण सामान्य है? क्या राज्य और केंद्र दोनों का विषय, पॉलिटिक थोड़ी जोड़ दें, क्या राज्य और केंद्र दोनों का विषय पर्यावरण सामान्य है? क्या राज्य और केंद्र दोनों का विषय पर्यावरण सामान्य है? लिखा। अगला प्रश्न, लाइमस्टोन कैंसर
संगमरमर कैंसर क्या है? संगमरमर कैंसर क्या है? संगमरमर की दीवारें भैया, ताजमहल 14 फरवरी। संगमरमर कैंसर क्या है? लिखा। एवं इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। उदाहरण देना पड़ेगा। केस स्टडी ऑफ आगरा ताजमहल। एवं उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। ये मिलेंगे तुम्हें पीछे। लास्ट टाइम ऐसा था ना कि एक बोल रहे हैं कि इकोमेट्रिक हमारे अब आएंगे तो एनवायरनमेंट में भी सब, क्वालिटी में भी सब आएंगे। अब देखो, हाँ पूछो पूछो। लेकिन इसीलिए हम जो वायु मतलब न्यूक्लियर यही लोग नहीं छोड़ रहे, उससे जज हो रहे हैं, उस ऊर्जा के। हाँ पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो कि कोई लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी है 14 मिनट है, टेंशन ना ले। अब सबसे पहले तो मैं तुम्हारा करवाता हूँ बढ़िया वाला ही रिवीजन, आरओ बेस्ट, ठीक है। और कल भी बता दूं, कल हम पढ़ेंगे, चाहो तो घर से पढ़ के आ जाना। कल हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। कल तुम्हें जल में पता चलेगा बिंदु स्रोत क्या होते हैं, गैर बिंदु स्रोत क्या होते हैं, जल में हानिकारक चीजें जाती कैसे, और जल के अंदर ट्यूबिफ्लिक्स क्या होता है। ट्यूबिफ्लिक्स मतलब जल का अपघटन करता। हमेशा नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं घर जाकर पढ़ता नहीं हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, समझिए। देखो एक पैशन है टीचिंग करना, तो टीचिंग बढ़िया कर सकता है ना जिसका पैशन है। मैंने आप पैशन प्लस लेके तो किराए की बहुत लोग होंगे। क्या बोलेगी सारे चेक भी करा रहा है इसलिए। अच्छा अब जिसका भी पर्यावरण पे कोई डाउट हो 2 मिनट दे रहा हूँ पूछो, वरना फिर आगे मैं तुम्हारे से डिबेट करा रहा हूँ, छोटी सी मजेदार डिबेट। हाँ अब कैसी डिबेट है वो देखो। पहले ये रो में से मैं टॉपिक दे रहा हूँ, तीनों को दे रहा हूँ, जो भी जाके बोर्ड पे एक्सप्लेन कर पाएगा उसके ग्रुप के नंबर बढ़ जाएंगे। तीनों टीम बना दी मैंने, ABC, ठीक है, SC ST OBC, ठीक है। EWS तुम अकेले में गिनाओ, EWS चले गए। अब समझिए बात, जब तक लेक्चर लेके तालियां ना बजवा दे तो फायदा ही है। आओ देखो, तो ये वाला जो रो है, ये रो, हाँ बस अब जरा ध्यान देना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, मैं टॉपिक बोलूंगा, देखते हैं कौन एक्सप्लेन करेगा, इनिशिएटिव लेगा। इधर से सिर्फ एक चीज समझानी है, सब में से कोई भी जा सकता है ग्रुप में से। ये सी वाला ग्रुप है, ये बी और ये इस वाले ग्रुप में समष्टि क्या होता है, समष्टि जाओ और समझा के आसान ऐसी भी समष्टि नहीं पॉपुलेशन ना, तीनों को एक ही नहीं देंगे, दोनों देंगे। जाओ जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड। समष्टि समझाए। इधर भी इजी देंगे, ऐसे तो तुम्हारा रिवीजन होगा। देखो पढ़ाना भी एक पैशन है, पढ़ाना खराब नहीं कर सकता अगर ये और चीजें खराब कर। हाँ क्योंकि 10 मिनट बड़े लेक्चर 8:50 में शुरू कर दिया था, तो 10-20 में छोड़ भी दूंगा। रजिस्टर भी हाँ कहाँ यार, हेलो एक भैया से कहना रजिस्टर लेके भी आ जाओ, कहना सर मेंस के आंसर लिखवा रहे हैं, साइन कर देंगे। बताओ जल्दी जाओ, जल्दी 30 सेकंड का टाइम है। समझती नहीं, उधर से कहा दे पहले। वाह भाई वाह, अभी टैबलेट बटे तो इधर से दे दीजिए पहले। जाओ शिवांगी, गुड। अरे इनिशिएटिव लेना सीखो, जाओ। एसडीएम बनने के बाद क्या करो, डीएम साहब पास चलेगा, हमें ना नहीं साइन भी करते पता 3 दिन पहले, लेकिन 1 महीना 2 दिन पहले लेकिन अभी तक मैं बना के लगा दी। आज ही आपको आज क्वेरी नहीं लगी अभी मैंने क्वेरी लगा
बढ़िया नहीं है, बढ़िया तो ये करते रहना, तो हम साथ साथ चलेंगे। जो उपाम से बन के आए हैं, बता देना, वो उपाम के हिसाब से चलता है, जो होना चाहिए और ये तो कहना चिंता मत लेना, क्रॉस वेरीफाई सही है। हाँ जल्दी जाओ इधर से, समष्टि कौन समझाएगा बोर्ड में? जाओ समष्टि कौन समझाएगा? हाँ उसी टीम का शिवांगी पांडे, गो एंड रॉ, रॉ का मतलब ढीला लेके नहीं ऐसे है रॉ। जाओ शिवांगी कुछ भी एक लाइन समझा के कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। देखो इंटरव्यू तो बोले सर, अब इंटरव्यू तो उनकी बीच देना इंटरव्यू बोलते हैं, यहाँ इंटरव्यू होते हैं और स्लाइडें देख लो और बड़ी करें, उसके बाद में ये कहोगे स्लाइड तो क्या होगी, ये प्रजाति विलुप्त होगी। चलो अरे ये तो वही है, सौर ऊर्जा में बल्ब मिल रहा तो प्लेट ऐसा लेना तो हो देंगे। जाइए समष्टि समझाइए। ओ उसे बता दिया, उसे 26 मई को भी भेज देना बता के, और फिर कहना लवासना मैं चली जाऊंगी बहन। भतीजी है, नोएडा वाला कांड पता तुम्हें नहीं बताऊं? नोएडा में एक महापुरुष थे, नोएडा शहर बदल सकता है, नोएडा गाजियाबाद का नहीं है, वो महापुरुष के पास रिलेशनशिप में सारी चीजें आई जाती हैं, क्योंकि उन्नी जो होती है वो अपने आधार भी भेज देती है, आधार नहीं भेजा पंजाब, वेरी गुड, देखा पंजाब की खबरें पढ़ता पंजाब का मामला ये था कि जो महिला मित्र थी उनकी और पुरुष मित्र सुन लो चुप बैठो। उसके बाद ये हुआ कि पुरुष मित्र ने महिला मित्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लिपस्टिक लगा के कैप लगा के ड्रेसअप पहन के महिला मित्र का पेपर देने चले गए। अब वो बायोमेट्रिक में पकड़े गए, क्योंकि अंगूठे का निशान तो महिला का ही लगाना आधार पे, और जब उन्हें आधार लगवाया वहां रहा कुछ और तो पकड़े जो उनकी सुताई हुई। खैर अब तो वो सही में बन गए होंगे जो बने हो, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बताइए ये सब चीजें हो, अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखो, अपनी डीपी पे माई कांटेक्ट रखो, खासकर गर्ल्स। अच्छा इससे बात नहीं घड़ी हाँ। और साइबर क्राइम इस हद तक बन गए, देखो मैं इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाता, कल को तुमसे कोई इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो लगा ले डीपी पे से उठा के फिर कहे 80 रुपए भेजना अर्जेंट है, तो शायद 80 के लिए सोचेंगे थोड़ी, शायद तो 100 डाल देंगे और फिर अगले दिन आके पूछेंगे कंधे का हाथ रख के, अरे सर और तो नहीं चाहिए? तो भैया फिर मैं सर से कहूंगा 1 सेकंड, कब 80 और कब 100 हो गए तुम्हारे भैया? 2000 की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी प्राइवेसी अपनी निजता को थोड़ा संभाल के रखिए। साइबर वगैरह होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ। क्राइम आज की डेट में बहुत बढ़ रहा है। कहा जा रहा है तुम्हारे फोन आ गया और उसी समय स्मिथ का भी आ गया, एक ही टाइम पर 2 लोग हैंडल करना बहुत बड़ी बात है, टैलेंटेड है। तो समझो इसके घर से आ गया, अरे वो कहीं तो रहती होगी गरीब है। तो इस तरीके के क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए भैया अपनी व्हाट्सएप मुझे दुनियादारी प्रोटेक्शन करके चलो। मैं तो सारे ग्रुप भी इसीलिए छोड़ दिया हूँ, क्या पता ग्रुप से क्या उठा ले मेरा स्क्रीनशॉट, है ना। और फिर वैसे भी जो व्यक्ति 25,000 रुपए का है एक घंटे की हियरिंग का, उसको 2,000 पैसे तुम काम चला लो, मैंने मतलब है लॉयर। हाँ राम जेठमलानी जी जो है तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तो यहाँ के लॉयर से ले लेते हैं। हर कंटेंट बनाने के लिए लगती है रिसर्च, और वो रिसर्च तुम्हें दिखती होगी। तो वो जो रिसर्च होती है बच्चों, उसके लिए चाहिए होता है मेंटल पीस। अगर आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया तो आप पूरे दिन किताब खोल के पढ़ नहीं पाओगे, ये बात समझिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग अर्निंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि घर से पैसा लेना हमारी उम्र के बच्चे बहुत पहले छोड़ देते हैं। तुम लोग भी ये चाहते होंगे कि खुददार हो जाओ, और ये जरूरी भी है। तो अब पता चल रहा है आप सैलरी भी कहीं से ना आए आपको, ऊपर से आपसे ये भी कहा जाए देख लो सर तो सामान बांध लो। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से आदमी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। और IAS PCS को पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं कि मैं तुम्हें लाकर के कुछ भी पढ़ा दूंगा। उससे पहले हर चीज के पीछे क्या रिपोर्ट है, क्या एनालिसिस है, समझना पड़ता है। उससे कोई क्वेश्चन तक ले जाने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो ये मेहनत करने में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर कोई ये मेहनत डिस्टर्ब करेगा तो फिर क्वालिटी गिरेगी। सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, अभी ऑन करना है, क्योंकि मेंटल स्थिरता के साथ मेरे 3 लेक्चर एक दिन में होते हैं, 2 लेक्चर वहां रूम में जाके। तो इससे क्या होता है, मुझे ही पता है कि आपका पहला लेक्चर यहाँ मेंटेन करना है, फिर वहां से आओ 7 बजे घर वापस आओ, घर वापस आने के बाद अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं लंबे समय तक यहाँ नहीं लिखूंगा। उसके पीछे कारण ये कि इतना ओवरबर्डन मैं खुद हो चुका हूँ, या मेरी भी इच्छा है। ऊपर से रोज रोज के कोई ना कोई महिलाओं में कलेश हो चुके हैं, जैसे बर्तन फेंक के मार देना की तरह। तो वो चीजें जब होने लगती है ना, तो एक व्यक्ति का मेंटल हैरेसमेंट हो जाता है, और उस वजह से परफॉर्मेंस पे आपकी निजी, मुझे मेरे एग्जाम निकाल के सिलेक्शन लेना है, मैं बनाऊँ किसी और प्लेटफॉर्म पे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है, यही मान के तैयारी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ नहीं स्टक होना चाहता, इसलिए यहाँ से आप लोग जितनी जल्दी हो सके क्वालिटी एजुकेशन लो और जीवन में एग्जाम निकाल के आगे बढ़ो। 100 की बात है।
क्योंकि ना हम मिलने वाले ना मिजान सर मिलने वाले, समझ गए बात। क्योंकि अब हमारी इच्छा अंदर से मर चुकी है कि हम 50-55 के चक्कर में पूरे 365 दिन आलू ले लो ज्यादा ले लो, है ना। अब हम जिस लेवल तक जा सकते हैं उस लेवल तक जाने का प्रयास करें। बाकी ऊपर ईश्वर बैठा है, जहाँ ले जाना होगा। ई रिक्शा भी चलाएंगे तो ऊपर लिख के चलाएंगे 50 क्वेश्चन पॉलिटी के सीखे नॉर्मा से कचहरी तक, तो कम से कम ऐसा तो ट्रेंडिंग काम कर देंगे। तो ये चीजें अपनी तो थिंकिंग स्पष्ट है, बाकी जिसको जो लगता हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जो चीजें चल रही हैं तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें बताना जरूरी है क्योंकि तुम भाई हर चीज में सही का साथ देते हो, है ना। तो चलो भाई यहाँ बंद करो वीडियो, बहुत हो गया। चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना। 10-20 हो गए क्या? अरे ठीक है।